जरा इमेजिन करो अगर सडनली तुम्हारा शहर जम जाए, टेम्परेचर एक झटके में 80 डिग्री गिर जाए और वर्ल्ड की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन ठंड से दम तोड़ दे। हफ्तों की एक्सट्रीम ठंड के बाद जो लोग किसी तरह अपने घरों में बच पाए, उनके पास पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो चुकी है, खाने को कुछ भी नहीं बचा है और गर्म रहने का कोई तरीका नहीं है। लोग धीरे धीरे भूख और ठंड से मर रहे हैं। ऐसे में हमारा हीरो, जिसने वर्ल्ड के अंत की तैयारी पहले ही कर रखी थी, आराम से अपनी लाइफ जी रहा है। उसके पास हर जरूरत की चीज है और वह केवल उन्हीं को कुछ खाना दे सकता है जो उसकी प्राइस चुका सके। लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर उसके लिए यह सब कुछ इतनी आसानी से शुरू नहीं हुआ था। असली कहानी तो साल 2050 में शुरू हुई, जब एक तारे के डिस्ट्रक्शन से अर्थ एक आइस एज में ढल गई। जांग ही, जो वॉलमार्ट के वेयरहाउस में काम करता था, डिजास्टर के दौरान काफी खाना स्टोर करने में कामयाब हो गया था। जिस लड़की को वो दिल से चाहता था, उसने अपने नेबर्स के एक ग्रुप के साथ उसके घर में घुसकर उसका सारा खाना चुरा लिया। लड़की ने यह मान लिया कि उसने उसे दरवाजा खोलने के लिए चीट किया था। अपनी मौत के बिस्तर पर पड़े जांग ही ने कसम खाई थी कि अगर वो उसे नर्क में भी ढूंढ पाया तो वह उससे जरूर बदला लेगा। किस्मत ने जांग ही को एक और मौका दिया और वह 3 महीने पहले के समय में लौट आया। अब वह और भी ज्यादा डिटरमाइंड था। उसने फैसला किया कि वो उस लड़की की वजह से दोबारा मूर्ख नहीं बनेगा और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया उनसे बदला लेकर रहेगा। अब वह नेबर्स को तकलीफ में देखकर एंजॉय करेगा। अभी 3 महीने बाकी हैं, जब तक कि एक्सट्रीम कोल्ड आ जाएगा। उसकी प्रायोरिटी है कि वो वर्ल्ड के अंत से पहले हर जरूरत की चीज स्टोर कर ले और एक सिक्योर घर बनाए। जब वह अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक एक ब्राइट लाइट उसकी आंखों के सामने से गुजरी और ब्लाइंडनेस के बजाय उसने पाया कि अब वह चीजों को एक अलग डायमेंशन में भेज सकता है, जैसे किसी गेम की इन्वेंट्री में। उसका आइडिया यह था कि वह इस डायमेंशन में एक पूरा सुपरमार्केट स्टोर कर ले ताकि उसे सालों तक खाने पीने की कोई टेंशन ना हो। यह सोचकर कि उसे 3 महीने बाद अच्छा खाना नहीं मिलेगा, जांग ये एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाकर भरपेट खाना खाता है। उसने 50,000 कोरियन वॉन खर्च किए और सब कुछ अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल दिया, क्योंकि 3 महीने में उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। वह लड़की फांग चिंग, जिससे जांग ही सालों से प्यार करता था लेकिन उसने कभी इसे भाव नहीं दिया और जिसने पिछले लाइफ में अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जांग ही को धोखा दिया था, उसे देखती है। फांग चिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि फांग चिंग कितनी किस्मत वाली है, क्योंकि जांग ही, जो कि एक लूजर लड़का था जो उसके लिए सब कुछ करता था, वह अब अमीर हो गया था। फांग चिंग ने पिछले लाइफ में मासूम और कुंवारी होने की एक्टिंग की थी और लास्ट में उसने जांग ही से सब कुछ छीन लिया था, यहां तक कि उसका हाथ भी। जांग ही उसे देखकर सोचता है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन उसे पता है कि अगर अभी उसने ऐसा किया तो वो जेल चला जाएगा। इसलिए उसने तय किया वह वर्ल्ड के खत्म होने का वेट करेगा और तभी अपना बदला पूरा करेगा। जांग ही फांग चिंग को अपना बैंक कार्ड दिखाता है और पूछता है, क्या तुम सुपरमार्केट में शॉपिंग करना चाहती हो? वह उन दोनों को सब कुछ कैरी करने के लिए यूज करता है और दिखाता है कि अब उसके पास पैसा ही पैसा है। वे दोनों हैप्पीली इस थॉट से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। वे पूछते हैं, इतना सारा खाना क्यों? और हीरो रिप्लाई करता है, क्या पता कब कोई अपोकलिप्स हो जाए, इसलिए तैयार रहना अच्छा है। दोनों अपॉर्चुनिस्ट जांग ही से कंप्लेंट करते हैं कि जांग ही कुछ भी नहीं कैरी कर रहा। वे दोनों उस पर बड़ा फेवर कर रहे हैं। जांग ही उन दोनों को एक लग्जरी डिनर कराता है, जैसा उसने इसके पहले खुद किया था, और अंदर ही अंदर हंसता है। जांग ही आने वाले टाइम का इंतजार करते हुए सोचता है कि मैं भी उस पल का इंपेशेंटली वेट कर रहा हूं जब मेरा टाइम आएगा। मैं भी उन सबको उनकी तरह ट्रीट करूंगा। मार्केट के बाहर अपने पोते के साथ खड़ी आंटी लिन जांग ही को देखकर बोलती है, तुम ये सब अकेले नहीं खा सकते, अपनी आंटी को भी कुछ दे दो। ये कहते ही उसका 5 साल का पोता जांग ही की शॉपिंग ट्रॉली से एक चॉकलेट ले लेता है। जांग ही उसे वापस अपने पास लेते हुए कहता है, सॉरी, मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। बच्चा जिद करने लगता है और जांग ही को गालियां देने लगता है। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, जांग ही बोलता है। बच्चा तुरंत रोने लगता है। आंट लिन बोलती है, क्या कर रहे हो? एक समझदार आदमी होकर बच्चे से लड़ रहे हो। यह कहती हुई आंट लिन वो चॉकलेट मांगती है और बोलती है, मैं ये खरीद लेती हूं, पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। जांग ही अपना बार कोड दिखाकर कहता है, बाद में नहीं, अभी करो, पैसे दो अभी, या खुद जाकर मार्केट से खरीद लो। ये बोलते हुए वह चला जाता है और आंटी लिन गुस्से में रह जाती है। घर पहुंचकर फांग यूचिंग
उसे आंख मारते हुए बोलती है कि हमें मत भूलना। जांग यी मुस्कुराते हुए उनके फेस पर दरवाजा बंद कर देता है। जांग यी ने खरीदा हुआ सारा फूड अपने नए स्टोरेज स्पेस में रखा ताकि देख सके कि क्या यह समय के साथ खराब होता है या नहीं। वो जानता था कि आइस एज के आने से पहले उसे बहुत कुछ करना है। उसके दिमाग में एक सिक्योर हाउस बनाने का प्लान था जिसमें हीटिंग डिवाइस, मेडिकल सप्लाईज और अगर संभव हो तो कुछ हथियार भी हो। आइस एज आने में केवल 3 महीने बचे थे और जांग यी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी तैयारी पूरी करनी थी और सारे सामान स्टोर करने थे। अगले दिन स्टोरेज स्पेस में जाकर उसने केयरफुली खाने की फ्रेशनेस चेक की। उसने पाया कि लिविंग फूड स्टोर नहीं हो सकते थे, लेकिन फूड आइटम्स वैसे ही ताजा बने रहे जैसा उसने रखा था। यह एक बड़ी राहत थी। एक्साइटेड होकर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट को कॉल किया। बिना किसी झिझक के उसने 500 फुल मील्स की डिलीवरी का ऑर्डर दिया। उसने रेस्टोरेंट को समझाया कि वह 3 दिन और 3 रातों की ग्रैंड दावत आयोजित कर रहा है, इसलिए उसे इतना खाना चाहिए। पर जांग यी का असली इरादा कुछ और ही था। उसके अगले कदम ने उसकी सीरियसनेस को और भी क्लियर कर दिया। उसने अपने अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी डीड ढूंढी और बैंक की ओर चल दिया। वह जानता था कि डिजास्टर के बाद पैसे सिर्फ बेकार कागज बनकर रह जाएंगे, इसलिए उसने अपने अपार्टमेंट को गिरवी रखकर लोन लेने का फैसला किया। बैंक के मैनेजर ने उसे चेतावनी दी कि इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन जांग यी की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्ट रेट अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसने 9 मिलियन का लोन लिया और 3 महीने में 30 मिलियन चुकाने या अपना घर और कार खोने का डील किया। इसके बाद जांग यी सीधे शहर की सबसे फेमस सिक्योरिटी कंपनी में गया। वो वहां पहुंचा तो एक बिजनेस मैनेजर ने उसकी हेल्प की। जांग यी ने उसे डिजास्टर के लिए एक सिक्योर घर बनाने का अपना प्लान समझाया। मैनेजर ने उसे कई प्लान्स दिखाए, लेकिन जांग यी उनमें से किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसका घर एक किले जैसा मजबूत होना चाहिए। उसने डिमांड की कि घर को एविएशन मटेरियल से तैयार किया जाए, बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगे और एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट फ्री मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सामने का मेन गेट बैंक वॉल्ट के दरवाजों जैसा मजबूत हो। इसके अलावा जांग यी ने मैनेजर से कुछ वेपन्स हासिल करने के तरीके खोजने के लिए कहा। बिजनेस मैनेजर उसकी मांगों से हैरान था, लेकिन उसने कहा कि वह सब कुछ अवेलेबल करा सकता है, बस वेपन्स को छोड़कर। जांग यी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जैसे उसने पहले से ही इसका सॉल्यूशन सोच रखा हो। अब जांग यी के पास केवल 3 महीने बचे थे और उसकी तैयारी जोरों पर थी। एक ऐसा घर बनाना जो उसे आने वाले डिस्ट्रक्शन से बचा सके, उसका अब सबसे बड़ा एम बन गया था। सिक्योरिटी कंपनी के अंतिम प्लान की कास्ट 8 मिलियन आई और डिपॉजिट का पेमेंट करने के बाद उसने उनसे तुरंत काम शुरू करने को कहा। अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ वेपन्स की भी नीड थी। उसने तुरंत एक हंटिंग क्लब के मालिक से कांटेक्ट किया और कुछ क्रॉसबो गन्स खरीद लिया। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि 500 फुल मील्स की डिलीवरी भी आ चुकी थी। ये मील्स कई बड़े ट्रकों में आए थे जो पास पड़ोस के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ये ट्रक एक 5 स्टार होटल से थे और उनकी कुल वैल्यू कम से कम 1 मिलियन के आसपास थी। लोगों को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि जांग यी ने इतना महंगा खाना क्यों मंगवाया है। जांग यी ने बिना किसी समय गवाए सारे खाने को अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। अब उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि उसे कई सालों तक खाने पीने की चिंता करने की नीड नहीं होगी। उसने एक तरह से अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी कंफर्म कर ली थी। अगले ही दिन सिक्योरिटी कंपनी के वर्कर्स उसके घर को एक सिक्योर हाउस में बदलने के लिए काम पर लग गए। यह नजारा देखते ही नेबर्स में हलचल मच गई। उन्होंने जांग यी को टोंट मारने शुरू कर दिए। क्या तुमने कोई गलत दवा ले ली है? इतनी सिक्योरिटी क्यों? क्या तुम किसी वार के लिए तैयारी कर रहे हो? जांग यी ने इन तानों की केयर नहीं की। वह जानता था कि जो टाइम आने वाला है उसका इमेजिनेशन भी यह लोग नहीं कर सकते। जांग यी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि जब रियल प्रॉब्लम आएगा तो सभी को समझ आ जाएगा कि रियली जो किसके साथ हुआ है। इसके बाद उसने अपने कंपनी के मैनेजर से कांटेक्ट किया जहां वह काम किया करता था और मेडिसिन का एक बड़ा स्टॉक खरीद लिया। यहां तक कि वह भी जो पहले से दूसरी कंपनियों को बेचा जा चुका था। उसने दोगुनी प्राइस प्रपोज किया ताकि उसे प्रायोरिटी मिले और वह चीज हासिल कर सके जो उसे चाहिए थी। धीरे धीरे उसने ये सारी चीजें अपने घर पहुंचाना शुरू किया। जांग यी की इन तैयारियों ने फांग यूचिंग का ध्यान भी खींचा, जो जांग यी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। उसने पूछा कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है और साथ ही बताया कि वह हाल ही में उसके बारे में बहुत सोच रही थी। जांग यी ने उसकी नकली चिंता को इग्नोर कर दिया, जिससे फांग यूचिंग नाराज हो गई। पहले जो जांग यी उसकी हर बात मानता था,
अब वही उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। फांग यूचिंग की सबसे अच्छी फ्रेंड इस पर हंसते हुए बोली कि अगर सच में कुछ बड़ा हो रहा होता तो गवर्नमेंट सबको सूचित करती। उसने मजाक में कहा कि फांग यूचिंग को बस नए और अमीर जांग यी को अपने साइड करना है ताकि वे दोनों मिलकर इसका फायदा उठा सके। हफ्तों की मेहनत और तैयारी के बाद जांग यी का सिक्योर घर एट लास्ट रेडी हो गया। कंपनी ने बिल्डिंग के हर फ्लोर पर एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दी थी। जांग यी इस सर्विस से बेहद खुश था क्योंकि अब उसका घर एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट बन चुका था। अब सिर्फ एक अंतिम कंसाइनमेंट का सामान आना बाकी था। इसके कुछ ही दिनों बाद पीने के पानी के कई ट्रक उसके घर पर पहुंचने लगे। उन डिलीवरी ड्राइवरों में से एक उसका अंकल यू था जो उसी पड़ोस में रहता था। उसने देखा कि जांग यी ने इतने सारे गैलन पानी क्यों मंगवाए हैं। पिछले लाइफ में अंकल यू उन कुछ अच्छे लोगों में से एक थे जिन्होंने जांग यी का साथ दिया था। इसलिए जांग यी ने अपने अंकल से धीरे से कहा, इस साल का वेदर एक्सट्रीम कोल्ड होने वाला है, आपको जितना हो सके उतना जल्दी सप्लाई स्टोर कर लेना चाहिए। अंकल यू इस चेतावनी को इग्नोर नहीं कर सके। जांग यी के सीरियस चेहरे को देखकर वह इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो काम पर लग जाओ। आने वाले हफ्तों में जांग यी ने अपना सारा टाइम और पैसा स्टॉक पाइलिंग में लगाया। उसने हर दिन क्रॉसबो गन से प्रैक्टिस किया क्योंकि उसे पता था कि अब वह दिन दूर नहीं जब इन तैयारियों की रियल टेस्टिंग होगी। एक्सट्रीम कोल्ड शुरू होने में केवल 3 दिन बचे थे और मौसम में पहले ही डेंजरस चेंज होना शुरू हो गया था। अब अंत का समय आ चुका था। जांग यी अपने काम पर, जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर है, चाय बनाता है और अपने सभी को वर्कर्स को पीने के लिए इनवाइट करता है। चाय पीने के 1 घंटे बाद वे सभी बेहोश हो जाते हैं। सर्विलांस कैमरों को बंद करने के बाद अब उसके पास समय है कि वो शांति से वॉलमार्ट वेयरहाउस से रिसोर्सेज चुरा सके, फ्यूल, फूड और अप्लायंसेस। वह तेजी से वेयरहाउस को खाली कर देता है। एक बॉक्स ने उसका ध्यान खींचा जिसमें कोल्ड रेजिस्टेंस अप्लायंस थे जिन्हें हाल ही में कंपनी ने खरीदा था। ये अप्लायंस -100 तक के टेम्परेचर को बियर कर सकते थे। अपने परफेक्ट प्लान को पूरा करने के लिए जांग यी ने खुद भी स्पेशल स्लीपिंग चाय पी और अपने को वर्कर्स के साथ सो गया। 2 घंटे बाद उसका एक को वर्कर उसे जगाकर कहता है कि वे बर्बाद हो गए हैं, वेयरहाउस लूट लिया गया, वे सब कुछ ले गए। यह सुनते ही वह हैरान होने का नाटक करता है। वेयरहाउस के सारे प्रोडक्ट्स कैसे गायब हो गए? मैनेजर उसे कॉल करता है और वेयरहाउस सप्लाईज की चोरी के बारे में पूछता है। यह जानकर कि पूरा वेयरहाउस एक ही बार में खाली हो गया, वह भी बिना कोई क्लू छोड़े, और कैमरों ने भी कुछ नहीं देखा। मैनेजर तुरंत सुपरवाइजर जांग यी पर कई लोगों के साथ इस क्राइम की प्लानिंग करने का आरोप लगाता है। जांग यी घबराते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। सभी को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर वे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वेयरहाउस को टेलीपोर्ट कर दिया गया था? इंक्वायरी के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि किसी को भी शहर छोड़ने की परमिशन नहीं है क्योंकि सभी सस्पिशियस हैं। जांग यी सार्कास्टिक वे में कहता है कि वो तो घर से बाहर भी नहीं जाएगा। यह घटना 10 दिसंबर को शहर में न्यूज बन गई। कोई भी यह बिलीव नहीं कर सकता था कि टनों सप्लाई बिना किसी क्लू के 3 घंटे से भी कम समय में गायब हो गई। इसी दिन आसमान में हैवी स्नोफॉल शुरू हो गई। जांग यी जानता था कि यह ठंडे डिजास्टर की शुरुआत है। 3 दिन बाद जब सुपरनोवा विस्फोट की शॉक वेव पूरे ग्रह को तबाह कर देती है, तब वह घर पर था। टेम्परेचर रातों रात तेजी से गिरना शुरू हो गया। हैवी स्नोफॉल को खिड़की से देखते हुए जांग यी ने कहा कि इस बार स्टोरी डिफरेंट होगी। अपार्टमेंट ऑनर्स के सोशल मीडिया ग्रुप में लोग नर्वस थे क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने शहर में इतनी अधिक बर्फ देखी थी। बिल्डिंग सोशल मीडिया ग्रुप में सब कुछ देखकर जांग यी जानता था कि कई लोगों के लिए यह फर्स्ट एंड लास्ट बार था जब उन्होंने इतनी बर्फ देखी हो। उसके पिछले लाइफ में हेवी स्नोफॉल 3 महीने तक चली थी और टेम्परेचर कंटिन्यू गिरता गया, जिससे कई लोग जिन्होंने पहले से फूड स्टॉक नहीं किया था ठंड में जमकर मर गए। ठंड के दूसरे दिन रेजिडेंशियल एरिया के एंट्री गेट पर बर्फ की ऊंचाई पहले ही 1 मीटर तक जमा हो चुकी थी। लोग अगर हीटर को पूरी तरह से भी चला दें तो भी घर के अंदर ठंड से कांपते रहते थे। हालांकि जांग यी, जिसने पहले से कई हीटिंग अप्लायंस तैयार कर रखे थे, गर्म और आराम से था। एक अच्छी नींद के बाद जांग यी को फोन की आवाज ने जगाया। यह कॉल फांग चिंग की थी, जिसने पूछा कि क्या जांग यी को तापमान में गिरावट के बारे में पता था, क्योंकि जांग यी ने पिछले कुछ महीनों से रोजाना सप्लाई स्टॉक की थी और क्यों उसने उसे बताया नहीं, जबकि फांग चिंग उसे बहुत पसंद करती है। अब वह ठंड से कांप रही है और इंस्टेंट नूडल्स खाने को मजबूर है। यह सुनकर जांग यी हंसा और उसके मुंह पर ही फोन काट दिया।
फांग चिंग ने गुस्से के बावजूद बेहिचक जांग यी को एक मैसेज भेजा जिसमें वह उससे खाना मांग रही थी। मैसेज पढ़कर जांग यी ने थोड़ी मस्ती करने का फैसला किया। उसने उसे एक स्टिक कबाब और वाइन की फोटो भेजी जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। टॉप क्वालिटी वाग्यू और बहुत महंगी फ्रेंच वाइन। उस समय फांग चिंग को खाने की क्रेविंग होने लगी और उसने जांग यी से वाइन के साथ में खाने का आग्रह किया। जांग यी का जवाब था कि अगर वो खाना चाहती है तो वह बाजार जाकर खुद खरीद सकती है। गुस्से के बावजूद फांग चिंग ने शांति बनाए रखी क्योंकि उसे जांग यी को खुश करना था ताकि वह उसके पास भी जा सके। इसके बाद जांग यी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने भोजन का आनंद लेने लगा। तभी अपने आईपैड स्क्रीन पर बिल्डिंग के सर्विलांस कैमरों पर उसने बिल्डिंग मैनेजर आंट लिन को देखा जो कह रही थी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और खाने के लिए झगड़ा न करें। एक्सट्रीम वेदर मैक्सिमम 2 या 3 दिन तक चलेगा और नेवर्स कमेटी हर किसी की मदद करेगी। आंट लिन ने वार्निंग दिया कि सप्लाई ओवरस्टॉकिंग पर रोक है और यदि यह पाया गया तो रिलेटेड ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति ने उसका विरोध करते हुए यह सवाल किया कि वह कैसे कह सकती है कि एक्सट्रीम वेदर लंबा नहीं चलेगा। वो बोला, अगर आपकी बात मानकर हम सप्लाई स्टॉक नहीं करते हैं और फूड खत्म हो जाता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होगी। आंट लिन ने तब कहा कि पड़ोसी समिति इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेगी और जांग यी की ओर इशारा किया ताकि ध्यान भटक सके। आंट लिन ने जांग यी से उसे परेशान न करने को कहा। जांग यी को धमकियों की कोई परवाह नहीं थी और वह अपने सुपर सिक्योर घर में वापस चला गया। एक वीक बीत गया और बाहर बर्फ गिरती रही। आंट लिन ने बिल्डिंग सोशल मीडिया ग्रुप में जांग यी तथा अन्य यंग लोगों से बर्फ को बिल्डिंग के दरवाजे से क्लियर करने के लिए कहा। जांग यी ने कहा कि इसे क्लियर करना व्यर्थ है, यह एक नदी को बाल्टी से सुखाने जैसा होगा। आंट लिन के बर्फ क्लियर करने के रिक्वेस्ट को ठुकराते हुए जांग यी ने एडवाइस दिया कि वह पड़ोस के अमीर लोगों से मदद मांगे। आंट लिन गुस्से में आ गई और क्लियरली झगड़ा करने पर आ गई। गुस्से में उसने कहा कि यह नेबर्स कमेटी का ऑर्डर है और जो ऑर्डर को अपोज करेगा उसे नेबर्स कमेटी द्वारा प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। जांग यी ने सवाल किया कि आंट लिन ने पड़ोस के अमीर लोगों को भारी काम करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। उसने एडवाइस दिया कि आंट लिन चून जांग से पूछे कि बर्फ कैसे साफ करे। चून जांग एक निर्माण ग्रुप का बॉस है और उसके पास इसके लिए स्टाफ्स है और शिंग सॉन्ग एक अमीर आदमी है जो सबकी तरह मदद न करने की स्थिति में भुगतान करना अफोर्ड कर सकता है। आंट लिन की होल्डिंग ग्रुप में हिल गई और उसने गुस्साते हुए उन्हें चैट में टैग किया और दोनों मेंबर्स को बर्फ साफ करने के लिए बुलाया। मैसेज देखकर चून जांग तुरंत आंट लिन और जांग यी पर गुस्सा हो गया, मानो वह जगह का मालिक हो। शिंग सॉन में ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि वो काम में बिजी है और दिखाने के लिए एक फोटो भेजी कि वह कितना बिजी है। आंट लिन अमीर आदमियों के रिस्पांस से नाराज थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ जांग यी पर इस भ्रम को पैदा करने का आरोप लगाया। जांग यी ने परवाह नहीं की और बाकी सबको इग्नोर कर दिया। आंट लिन इतनी नाराज हो गई कि उसने जांग यी को पर्सनली कंप्लेंट करने के लिए फोन किया। जांग यी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने बकवास करना और उसे परेशान करना जारी रखा तो वह उसे मार देगा। डर के मारे आंट लिन ने फोन काट दिया और ग्रुप में कुछ नहीं कहा। जब जांग यी खाना खा रहा था तभी सामने के मेन गेट से एक जोर की आवाज आई और चून जांग बाहर से चिल्लाया, तू चैट में खुद को ऊंचा और महान दिखा रहा था, दूसरों को मेरे खिलाफ कर रहा था, अब मैं तुझे मार डालूंगा जंगली। जांग यी ने अपना क्रॉसबो गन उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। चून जांग दरवाजे को लात मार रहा था और जांग यी ने दरवाजे की दरार से एम लगाते हुए पूछा कि देखते हैं पहले कौन किसे मारता है। जांग यी ने चून जांग के पैर पर एक तीर मार दिया। दरवाजे के पीप होल से जांग यी देखा कि घमंडी आदमी फर्श पर दर्द से कराह रहा था। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि एक मासूम और सरल लड़का इतनी हिम्मत दिखा सकता है। चून जांग को नहीं पता था कि यह जांग यी की ठंडे टेम्परेचर में रिवेंज की केवल शुरुआत थी। अगर चून जांग का समय पर इलाज नहीं हुआ तो वह धीरे धीरे ठंड से कमजोर होकर लेग इन्फेक्शन से मर सकता था। वो लड़खड़ाते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 2-3 बार ही देखा था उसके साथ ऐसा करेगा। सच तो यह था कि जांग यी उसे तुरंत मार देना चाहता था। इस बात का एहसास होने पर चून जांग डर गया। उसने फोन उठाया और इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन बर्फ के कारण किसी भी प्रकार की हेल्प मिलना असंभव था। इसलिए उसने खुद ही अपने घाव का ट्रीटमेंट करने का डिसीजन लिया। ठंड से सुन्न हो चुके पैर का फायदा उठाते हुए उसने खुद ही तीर निकाल दिया और फिर फोन उठाकर मालिकों के सोशल मीडिया ग्रुप में जांग यी को धमकी देने लगा। उसने कहा, जांग यी,
मेरे शब्द याद रखना, चून जांग तुझे बिना किसी डर के मार डालेगा। जांग यी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, फिर से यहां आना और मैं तुझे मार दूंगा। इस बातचीत ने चैट ग्रुप में सभी क्यूरियस लोगों को डरा दिया। एटलीस्ट इस इलाके में कोई भी व्यक्ति चून जोंग का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह पहली बार था जब किसी ने सीधे उस आदमी का सामना किया। गुस्से से भरे चून जोंग ने फोन उठाया और अपने सभी स्टाफ्स को बुलाया। कुछ ही समय में हर कोई अपने अपने हथियार लेकर जांगी के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। बाल्डी सभी को जांगी के डोर तक ले गया और चिल्लाया, जांगी, आज तूने हमारे बड़े भाई को चोट पहुंचाया है, आज तेरी मौत का दिन है। यह कहते हुए उसने दरवाजे पर तलवार से अटैक किया, पर तलवार टूट गई और बाल्डी घूमता हुआ दूर जाकर गिरा। डर से बाल्डी ने कहा, यह दरवाजा तो प्योर मेटल से बना है, इस बच्चे के कितने दुश्मन हैं। इसका घर तो बैंक से भी ज्यादा सिक्योर है। जांग यी ने सिक्योरिटी कैमरों को देखते हुए कहा कि ये लोग कमजोर लग रहे हैं और शायद भूखे भी हैं। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, जांग यी ने एक प्लान बनाया। उसने पानी की एक पाइप उठाई और उसे किचन के टैप से जोड़ दिया। बाहर खड़े आदमियों ने देखा कि डोर का लेटर पैसेज खुल रहा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि यह कोई क्रॉसबो गन या तीर नहीं था, इसलिए उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अचानक जांग यी पाइप से उन सभी पर ठंडा पानी छिड़कने लगा। उनमें से कुछ लोग बर्फीले जमीन पर गिर पड़े, जबकि कुछ लोग भागने में सफल हो पाए। इस दृश्य से जांग यी को काफी सेटिस्फेक्शन मिला। इतनी ठंड में ठंडा पानी हथियारों से भी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। वो तीनों आदमी जो जांग यी से बचकर भागे थे, चूनजोंग के घर पर बैठे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। गुस्से में आकर चूनजोंग ने पूछा, क्या हुआ? पूरा ग्रुप मिलकर एक लड़की को नहीं पकड़ पाया। तीनों ने मिलकर समझाया कि जांग यी बहुत चालाक है। उसने अपने घर पर थेफ्ट प्रूफ स्टील का दरवाजा लगाया हुआ है। उसने दरवाजे में एक होल के जरिए हम सभी पर ठंडा पानी फेंक दिया। चूनजोंग ने कहा, वो हमेशा के लिए वहां नहीं छिप सकता। कुछ आदमियों को उसके डोर पर दिन रात गार्डिंग के लिए लगाओ। उसे कभी तो बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी। वह जब भी बाहर आता है, उसे पकड़कर बिल्डिंग की एंट्री गेट पर लेकर आओ। अंकल यू ने कुछ लोगों को साथ लेकर रेजिडेंशियल एरिया के एंट्री गेट पर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया, सो दैट सुपरमार्केट तक जाने के लिए रास्ता खोला जा सके और फूड को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन जल्द ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जांग यी सही कह रहा था। वह बर्फ को उतनी तेजी से नहीं हटा सकते थे जितनी तेजी से बर्फ गिर रही थी। कुछ समय बाद वे लोग भी हार मान गए और लौटने की तैयारी करने लगे। यह देखकर जांग यी ने सोचा कि मानव शक्ति इतने बड़े डिजास्टर का मुकाबला नहीं कर सकती। भले ही मीडिया सभी लोगों एश्योर कर रहा था कि देश इस बर्फीले डिजास्टर से जीत रहा है, पर केवल जांग यी ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि इस बर्फीले डिजास्टर में 95% वर्ल्ड पॉपुलेशन जमकर मर गई चुकी थी। इस दौरान वह लड़की जिसे वह सालों से पसंद करता था, उसे एक मैसेज भेजती है, ये पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। वह कहती है अगर उसे रियलिटी पता होती तो वह जांग यी के साथ इस कंफर्टेबल सिचुएशन में होती। जांग यी रिप्लाई करता है, वो ठीक है। लड़की बताती है कि उसका फूड खत्म हो गया है और उसे याद दिलाती है कि जांग यी ने बहुत सारा फूड स्टोर किया था। वह लड़की जांग यी से कुछ फूड आइटम्स की डिमांड करती है और कहती है कि बाद में लड़की जांग यी को डिनर पर इनवाइट करेगी। जांग यी ने एक डिश की फोटो भेजी और कहा यह डिनर के लिए तैयार हो रहा है। यह देखकर फांग यूचिंग को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि शायद यही रीजन है कि जांग यी अब तक सिंगल है। फांग यूचिंग को समझ में आ गया कि अब जांग यी के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जांग यी को एक मैसेज भेजा, तुमने फांग यूचिंग को नाराज कर दिया। यह मैसेज पढ़कर जांग यी ने रिप्लाई किया, यह छोटा सा ड्रामा काफी वीक है। उसकी दोस्त ने हार मानते हुए कहा कि स्नोफॉल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम अपने लवली नेबर्स की हेल्प क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है इससे फांग यूचिंग का दिल जीत लो। जांग यी ने इसे नजरअंदाज किया और सिर्फ ओह में जवाब दिया। बाकी लोग भी जांग यी से नाराज हो गए थे क्योंकि यह लूजर लड़का एक अल्फा सिग्मा बन गया था। फांग यूचिंग भी हार मानकर यह जानने की कोशिश छोड़ देती है कि यह लूजर लड़का अचानक कैसे बदल गया। जांग यी की हारने वाली टेंडेंसी अचानक कैसे चेंज हो गई। उसके मन में यह थॉट आता है कि अगर यह लूजर लड़का उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वह किसी और को ढूंढ लेगी। फांग यूचिंग ने एक दूसरे लूजर जिसका नाम जो पिंग था को बुलाया। वो भागता हुआ आया और एक बड़े बैग में अपना सारा खाना लाकर फांग यूचिंग को दे दिया। इससे पहले फांग यूचिंग उसे कुछ कहती या किसी तरह बेवकूफ बना पाती, उसकी दोस्त ने जो पिंग के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फांग यूचिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी परवाह भी नहीं थी।
वह बस जांग यी से बदला लेने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसने उसे इग्नोर किया था। इस एक्स्ट्रा बैग के साथ 5 दिन और बीत गए। स्नोफॉल बढ़ता ही जा रहा था। जांग यी चिकन का टुकड़ा खाते हुए असली ड्रामा के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। अब सभी बिल्डिंगों में अंधेरा छा गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी। जल्द ही नेबर्स अपने घरों से बाहर आने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी है। अब जब पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कट गए थे, हीटर भी काम नहीं कर रहे थे। तब इतनी ठंड हो गई थी, लोग कंबल के नीचे भी मर सकते थे। चिकन खाते हुए जांग यी अपने दांत साफ कर रहा था और उस जनरेटर को चालू कर रहा था जिसे उसने खरीदा था, या फिर उसे वेयर हाउस से चुराया था। नेवर्स कमेटी की मेंबर आंट लिन अपने पोते को गोद में लेकर कांप रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्नोफॉल इतना लंबा चलेगा। तभी उसे एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि यह एक ग्लोबल स्नोफॉल है जो हर 1 लाख साल में एक बार होता है। हम बड़े लेवल पर एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हो सकते हैं। देश के कई इंपॉर्टेंट शहर पहले ही इंपैक्टेड हो चुके हैं। सभी को एक्स्ट्रा सप्लाई स्टोर करना चाहिए और उसे जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए। यह मैसेज पढ़कर आंट लिन हिल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह डिजास्टर इतना खतरनाक होगा। फिर उसने एक प्लान बनाया। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खबर को आने से पहले सभी लोग अपने फूड्स को गिव अप कर दें। लिन ने ऑनर्स ग्रुप में एक मैसेज पोस्ट किया, चिंता मत करो, यह डिजास्टर टेम्पोररी है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऑफिसर्स ने एक आर्डर जारी किया है। इस एबनॉर्मल सिचुएशन के कारण नेवर्स कमेटी सभी प्रॉपर्टी ओनर्स को मैनेज करेगी। जो लोग हेल्प नहीं करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। इस मैसेज को देखकर सभी असंतुष्ट हो गए, खासकर चैन जांग। हालांकि वह इंपैक्टफुल पर्सन था, लेकिन अगर यह पुलिस का आर्डर होता तो उसे मानना पड़ता। इस बीच आंट लिन ने ग्रुप चैट में मैसेज किया और कहा कि स्नो स्टॉर्म की सीरियसनेस के कारण नेवर्स कमेटी ने प्रत्येक ओनर से सभी के स्टॉक अपने पास स्टोर करने और उन्हें इक्वल रूप से सभी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है, ताकि इस हार्श सिचुएशन से निपटा जा सके। जांग यी को याद आया कि उसने पिछले लाइफ में भी ऐसा ही किया था और सभी नेवर्स ने उसका सारा फूड चुरा लिया था। आंट लिन की गलती यह थी कि उसने जांग यी को पर्सनली एक मैसेज भेजा था जिसमें कहा था, जांग यी तुम वेयरहाउस में काम करते हो। मैंने पिछली बार तुम्हें 3 ट्रक भरकर ग्रोसरीज खरीदते देखा था। तुम्हारे पास बहुत सारा फूड स्टॉक में होगा। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपना हेल्प दो। जांग यी, जो गुस्से में था, वह तुरंत एक ऑडियो मैसेज के साथ रिप्लाई किया, तुम बहुत चालाक और झूठी महिला हो। मैंने इन दिनों बहुत सारा खाना खाया है और अब घर पर सप्लाई स्टॉक्स खत्म हो गया है। जब तुम बिल्डिंग से स्टॉक कलेक्ट करोगी तो मुझे भी कुछ दे देना। यह ऑडियो मैसेज सुनकर ओल्ड लेडी का गुस्सा लगभग हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन उत्पन्न कर दिया। वह सोच रही थी कि जांग यी ने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बर्बाद कर दिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह और उसका पोता कठिन हालात में है और उन्हें जांग यी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वह शांत हो गई और पोलाइटनेस से रिप्लाई किया, यह ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है, तुम्हें इसका पालन करना होगा। जब एक्सट्रीम सिचुएशन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे अच्छे कामों की रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को दूंगी। अगर जांग यी अपने पिछले लाइफ में मरा नहीं होता तो शायद उसने इस पर बिलीव कर लिया होता, लेकिन उसने दांत साफ करते हुए रिप्लाई दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास घर पर कुछ भी खाने को नहीं है और मैं भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल्स भेज सकती हो प्लीज? यह सुनकर आंट लिन खुद को काबू में नहीं रख पाई और जांग यी को रिप्लाई दिया, अपनी सप्लाईज देने से इनकार करना ऑर्गेनाइजेशन के अपोज में जाने के समान है। मैं कंफर्म तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। जांग यी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, जो करना है करो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। यह सुनकर आंट लिन इतनी नाराज हो गई कि उसने अपना फोन दीवार पर पटक दिया। कुछ भी हासिल न कर पाने के बाद आंट लिन ने अन्य ऑनर्स पर फोकस किया। अगर वह उनमें से कुछ को भी बेवकूफ बना सके तो यह इनफ होगा। 2 दिन बाद आंट लिन के झूठ बोलने पर कई ओनर्स ने अपनी सप्लाईज और लेडी के घर भेज दी। जांग यी ने सोचा कि इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में इतने लंबे समय के बाद भी किसी पर विश्वास करना बेवकूफी है। पूरी दुनिया में कियास मच चुका है। इनफ फूड नहीं है। लोग केवल भूख से मरने की वेट कर सकते हैं या फूड सर्च कर सकते हैं। कई ओनर्स ने आंट लिन को चैट में टैग करना शुरू कर दिया और उन सप्लाई के बारे में इंक्वायरी की जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी। इस पर करप्ट ट्रस्टी आंट लिन ने डिमांड्स का मजाक उड़ाते हुए रिप्लाई दिया, तुम मूर्ख हो, ये सप्लाईज मेरे हार्डवर्क से प्राप्त हुई हैं, मैं इन्हें क्यों दूं? तभी आंट लिन का फोन बजता है और वह फोन पर चुन जांग का नाम देखकर सहम जाती है। चुन जांग गुस्से में लिन को कॉल करता है
चुनजांग का नाम देखकर उसे ठंड में भी पसीना आने लगता है। फोन उठाते हुए लिन ने बोला, चुनजांग तुम्हें इस ओल्ड लेडी से क्या चाहिए? चुनजांग पूछता है। लिन, तुमने झूठ बोलकर सबकी सप्लाईज अपने घर में इकट्ठा कर ली। लिन ने मासूमियत से कहा, यह नेबर्स कमेटी का फैसला था, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। चुनजांग बोला, वो और उसके जैसे 10 और उसकी सप्लाईज का वेट कर रहे हैं। लिन ने बात को घुमाने की कोशिश करते हुए बोला, ये सप्लाईज अभी बहुत कम है, अभी बहुतों ने अपने स्टॉक सबमिट नहीं किए हैं। जब तक सबके स्टॉक स्टोर नहीं हो जाते हम इसे नहीं बांट सकते। गुस्साए चुनजांग ने अपने आदमियों के साथ लिन के घर पर हमला कर दिया। इस केयास में अब लॉ एंड ऑर्डर की कोई उम्मीद नहीं बची थी। चुन ने लिन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस दौरान जांग यी अपने घर पर शांति से सासेज खाते हुए यह सब सर्विलांस कैमरे पर देख रहा था। उसे एक आइडिया आता है और वह लिन के घर का सारा सीन रिकॉर्ड करके बिल्डिंग चैट ग्रुप पर डाल देता है। वे अपने साथ सारा खाना ले गए और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। लिन ने उनसे प्रेयर किया कुछ स्टॉक उसका खुद का स्टोर किया हुआ है, प्लीज उसे छोड़ दें, अदरवाइज वो और उसका पोता कैसे सरवाइव करेंगे। चुनजांग ने उसे किक मारा और कहा, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। लिन के पोते ने पास पड़े एक चाकू को उठाया और उनके एक आदमी पर हमला कर दिया। गुस्से में उसके आदमी ने लड़की के सीने पर एक जोरदार किक मारा और हंसने लगा। बच्चा घायल होकर दूर जा गिरा, उसे गहरी चोट आई थी। चुनजांग को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोला, हमने वही किया जो तुम डिजर्व करती थी, हमें धोखा देने के लिए हमने तो बस न्याय किया है। बिल्डिंग ग्रुप में सभी लोग यह नजारा देखकर चुनजांग की सराहना करने लगे और बोलने लगे कि इस झूठी और बेईमान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ग्रुप मैसेज देखकर जांग यी सोचा, ये इडियट्स अभी तक नहीं समझे, आज आंटी के घर पर लूट की है, कल ये उनके घर पर भी लूट करेगा। पर वो इस बात से संतुष्ट था कि चुन उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका स्टील का डोर कभी नहीं टूटने वाला था। तभी आंटी लिन ग्रुप में मैसेज कर पूछती है कि क्या किसी के पास एंटीसेप्टिक लिक्विड और एंटीबायोटिक है? चुनजांग ने मेरे पोते को घायल कर दिया है और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर शाहों को इन दवाओं की तुरंत जरूरत है। ये देखकर जांग यी की आंखें खुली रह गई। डॉक्टर शाहों उसके पुराने लाइफ में एक दयालु और हेल्पफुल डॉक्टर थी। लिन ने एक बार फिर से मैसेज किया, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई भी उसका विश्वास और उसकी मदद करना नहीं चाहता था। जांग यी सोच रहा था कि यह सब कर्मा है। बाहर हो रही तूफानी बर्फबारी से लगभग हर चीज बंद हो गई है, यहां तक कि ग्राउंड फ्लोर पूरा बर्फ से कवर हो चुका है। अगर लड़का बच भी गया तो वह भूख से मर जाएगा। लगभग सभी लोगों ने न्यूज से इस बात को सुन लिया था कि यह वैश्विक बर्फबारी है जो कि हर 1 लाख साल में एक बार होती है। लगभग सारी दुनिया बर्फ के नीचे दब चुकी है। उत्तर के कुछ शहरों में तो टेम्परेचर -100 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। बहुत से लोग जिन्होंने साउथ की तरफ जाने की कोशिश की, रास्ते में ही जमकर मर चुके हैं। बिल्डिंग ग्रुप में आर्टलिन ने फिर से मदद मांगी। मेरा पोता 2 दिन से भूखा है, वह बस एक बच्चा है, क्या तुम बैठकर बस उसे मरते देखोगे? लिन ने खाने के लिए पैसे देने की इच्छा भी जाहिर की। यह देखकर कुछ लोगों ने सप्लाईज को काफी महंगे रेट पर बेचना शुरू कर दिया। एक इंस्टेंट नूडल के लिए 2000 कोरियन येन। यह देखकर जांग यी बोला लगता है, लोग अभी तक कुछ नहीं समझ पाए, इस अपोकेलिप्स में अमीर लोगों के पैसे बेकार है। कुछ दिन में जब सप्लाईज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तो यह पैसा इनके किसी काम नहीं आने वाला। समझदार सिंह सॉन्ग ने चीजों को खरीदना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे पैसे से जितना हो सके सप्लाई स्टॉक करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि पैसे उसके किसी काम के नहीं है। हम पैसे को नहीं खा सकते। एक अकेली मां ने ग्रुप में मदद के लिए एक अपील कि उसकी बेटी भूख से मर रही थी। जांग यी ने मैसेज देखकर सोचा कि यह औरत मेरे पिछले लाइफ में अपने बेटे के साथ लंबे समय तक सरवाइव करने में सफल रही थी, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। ठंड को शुरू हुए 10 दिन हो चुके थे। जांग यी अपने घर पर एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। किसका फोन है ये देखकर वो मुस्कुराया और वीडियो कॉल ऑन किया। मोबाइल को देखकर वह बोला, तुम लोग बहुत पतले लग रहे हो, ठीक से खाना तो खा रहे हो ना? फोन पर फांग चिंग यू और उसकी फ्रेंड थी। वीडियो कॉल में जांग यी की टेबल पर चिकन देखकर वे दोनों तुरंत लार टपकाने लगे। उन्होंने पूछा, जांग यी के पास अभी तक इतना खाना कैसे है और वो इतनी ठंड में भी पसीना पसीना क्यों हुआ है? जांग यी रिप्लाई करता है कि उसके पास घर पर एक फायर इक्विपमेंट है
जिसकी हेल्प से वह गर्म और आराम से है। उसने मजाक में कहा कि वह बाहर दौड़ने जाने के बारे में भी सोच रहा है ताकि कुछ ताजा हवा का मजा ले सके। फांग चिंग बोली, जांग यी तुम कमाल के हो। मैं सोच रही थी कि क्या हम तुम्हारे घर में साथ में गर्म पानी से भरे टब में नहा सकते हैं। जांग यी ने बिना दोबारा सोचे तुरंत मना कर दिया और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगा। फांग चिंग तुरंत गुस्सा हो गई और बोली, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन तुम मजाक नहीं उड़ा सकते आन। जांग यी बोला, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक लूजर हूं? अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ और अपने अमीर दोस्त को ढूंढो। और उसने कॉल को कट कर दिया। दूसरी तरफ फांग चिंग गुस्से से पागल हो गई और फोन को जमीन पर फेंक दिया। वह लड़का जिसे वो लूजर समझती थी, वो अब लूजर नहीं रहा। उसकी फ्रेंड अभी भी जांगी की तारीफ कर रही थी। यह लड़का कितना कमाल का है। वो बोली कि फांग चिंग कितनी बेवकूफ है जो आज तक उसके साथ नहीं थी। उसके साथ न होने पर फांग चिंग का ही नुकसान है। अब वो उन अमीर लड़कों से बेहतर है जिनके साथ वे दोनों पहले घूमते थे। फांग चिंग ने खुद को बेवकूफ कहे जाना स्वीकार नहीं किया और दोनों दोस्तों के बीच छातापाई हो गई। इस समय तक सरकार ने स्नो डिजास्टर को छुपाना बंद कर दिया था और सभी की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टीवी पर एक अनाउंसमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी केवल रात में अवेलेबल रहेगी और वह भी लो वोल्टेज में, जो कि कम एनर्जी कैपेसिटी वाले अप्लायंसेस के लिए ही होगी। प्रेजेंट में सभी इंपोर्टेंट पावर प्लांट्स बंद है और इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। कोई भी इलेक्ट्रिक शावर नहीं लेगा। अब तक सभी को समझ में आ गया था कि शायद इस डिजास्टर का कोई अंत नहीं है। 10 मिनट बाद दोनों दोस्तों ने यह फैसला किया कि अगर जांग यी सीधी तरह नहीं माना तो हम उसे दूसरी तरह से सबक सिखाएंगे। फांग चिंग ने फोन उठाया और दूसरे लड़के जो पांग को फोन किया और उसे कहा कि जांग यी ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की है, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके पास खाना था। आर जो पांग नाराज होकर गुस्सा करने लगा कि जांग यी एक घटिया व्यक्ति है और उसे सबक सिखाना चाहिए। जो पांग के गुस्से को देखकर फांग चिंग ने उसे जांग यी के खिलाफ और भड़का दिया और कहा कि उसे जांग यी के घर उसका खाना लूटने जाना चाहिए। बहुत जल्द वे तीनों जांग यी के घर के बाहर थे। उन्होंने अपने पास किचन का चाकू छुपा कर रखा था। जांग यी ये सब कैमरे पर देख रहा था। उन तीनों को कैमरे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जांग यी से दवा के बदले खाना देने की अपील की। यह सब देखकर जांग यी को गुस्सा आ गया और जांग यी ने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय किया तो उसने फिर से पाइप को किचन से जोड़ा। तभी उसकी नजर पास पड़े गंदे पानी की बाल्टी पर गई। जांग यी ने पाइप से उसे कनेक्ट किया और उन तीनों पर गंदगी छोड़ दी। वे तीनों गंदे और गीले हो गए। जांग यी बोला कि यही तुम्हारा खाना है जो तुम्हें मिलना चाहिए, चाहे तो और खा सकते हो। जो पांग ने गुस्से से दरवाजे पर मारने की कोशिश की लेकिन उसे ही चोट लग गई। जांग यी हंसते हुए बोला कि यह दरवाजा स्टील का बना हुआ है और तुम इसे खोल या तोड़ नहीं सकते। कुछ समय बाद इससे निराश होकर जांग यी ने उम्मीद छोड़ दी और सोने चला गया। उसे सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि अचानक एक गोली की आवाज से वह जाग गया। उसे पता था आने वाले समय में कोई भी कानून किसी पर लागू नहीं होगा, लेकिन अचानक गोली की आवाज से वह चौंक गया था। टैबलेट पर सर्विलांस कैमरे की फुटेज को चेक करते हुए वह देखता है कि चुन जांग और उसके साथी घर घर जाकर सबके सामान लूट रहे हैं। बहुत से लोग जो पिछले जिंदगी में उसके खिलाफ थे, उनको वैसे ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा जैसा जांग यी के साथ हुआ था। जजांग यी ने बिल्डिंग ग्रुप में सर्विलांस फुटेज की वीडियो भेजी और यह कहा कि अब पूरे बिल्डिंग पर चुनजांग का कंट्रोल है। फुटेज देखकर बिल्डिंग वालों में खलबली मच गई और उन्होंने एक नए सोशल मीडिया ग्रुप का निर्माण किया जिसमें कई लोगों ने जल्द से जल्द चुनजांग के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात उठाई। जांग यी भी इस ग्रुप में था। वह इन मैसेजेस को पढ़कर एक्साइटेड हो रहा था। एक रिटायर्ड सोल्जर ने चुनजांग के खिलाफ अटैक को लीड करने का प्रपोजल दिया जिसको सभी लोगों ने सपोर्ट किया। ओल्ड मैन ने एडवाइस दिया कि उन्हें सिक्योरिटी और वेपन्स के लिए यंगस्टर्स की जरूरत है। इस चैट में एक लेडी ने तुरंत एक ऑडियो मैसेज भेजा और पूछा कि क्या हम इस तरह किसी को हथियार दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से कुछ दिन पहले ऑन्टलिन ने उनसे सप्लाईज की चोरी की थी। ऐसे में बिल्डिंग के रेसिडेंट्स दो ग्रुपों में बंट गए। आधे लोग चुनजांग पर अटैक करना चाहते थे, बाकी लोग अंकल पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। जांग यी लंच करते हुए सोशल मीडिया ग्रुप में चैट्स को पढ़ रहा था और सर्विलेंस कैमरों की हेल्प से यह भी देख रहा था कि चुनजांग एक एक कर धीरे धीरे कई घरों में लूट कर चुका है। यह सब देखकर जांग यी ने डिसीजन लिया कि उसे चुनजांग के खिलाफ कुछ करना होगा, क्योंकि अगर कोई और उसके खिलाफ जाएगा
उसे चुनजांग सर में गोली मार देगा और यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक रेजिडेंट जिसने रिटायर्ड सोल्जर की हेल्प करने का अपोज किया था, उसने रेजिडेंट ग्रुप में हेल्प मांगी। चुनजांग उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वह चुनजांग की अगली शिकार थी। चुनजांग को उस लेडी को बाहर निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा और एटलीस्ट वही हुआ जो होना था। चुनजांग ने उसके साथ बहुत बुरा किया। फांग चिंग और उसके फ्रेंड ने नर्वस होकर यह समझ लिया था कि उन्हें चुन से बचने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। फांग चिंग को एक आइडिया आया, अगर यह बात लीक कर दी जाए कि जांग यी के पास बहुत सारी सप्लाईज है और सभी को एकजुट होकर उसके घर पर कब्जा करने के लिए इकट्ठा किया जाए। उसने कुछ खास लोगों को नए ग्रुप में जोड़ा जिसमें जांग यी भी था और जांग यी को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा कि चुनजांग से खुद को बचाने के लिए जांग यी उन सबके साथ मिल जाए, अपने घर में उन 7-8 लोगों को शेल्टर दे ताकि वह सभी मिलकर चुनजांग का मुकाबला कर सके, क्योंकि जांग यी के घर में बालकनी थी और वहां से स्टोर किए गए स्नो से पीने का पानी अवेलेबल हो जाता। जांग यी को चुनजांग की कोई परवाह नहीं थी। जांग यी ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चुनजांग को संभाल लूंगा। जांग यी का रिस्पांस ऐसा था कि वह ग्रुप छोड़ने के बारे में सोच रहा है। जांग यी के इस बर्ताव में बदलाव ने फांग चिंग और बाकियों को चौंका दिया। यह लड़का जो 3 महीने पहले तक जोकरों की तरह रहा करता था, इस समय इतना टफ और फ्यूचरिस्टिक थॉट का हो गया है। जांग यी के ग्रुप छोड़ देने के बाद उन सभी ने जांग यी के घर में घुसने और उसके सामान को चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी। चश्मे वाला स्मार्ट लड़का बोला कि दरवाजा खोलने के लिए उसका दोस्त लॉक खोलने का तरीका जानता है और अपने साथ छाते ले गए ताकि उन पर पानी या कचरा ना गिर सके। जांग यी सर्विलांस कैमरों की हेल्प से यह सब देख रहा था। उसने हाई वोल्टेज सिक्योरिटी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। प्रोफेशनल लॉक पिकर जैसे ही गेट को हाथ लगाता है, एक जोरदार झटके से दूर जा गिरता है। घायल लॉक पिकर दर्द से कराहते हुए बोलता है, यह लॉक नहीं खोला जा सकता। यह देखकर जांग यी को इन लोगों को शॉक देने का कोई पछतावा नहीं हुआ। चश्मे वाला स्मार्ट लड़का दरवाजे की ओर इशारा करते हुए जांग यी को गालियां देते हुए बोला कि जांग यी एक मॉन्स्टर है और उसे बाहर आने को चैलेंज किया। यह सुनकर जांग यी बस हंस पड़ा और उसने अपनी क्रॉसबो गन उठाई। उसने दरवाजे से चश्मे वाले लड़के को निशाना बनाते हुए उसके बाएं हाथ में एक तीर मार दिया। वह लड़का दर्द से चिल्ला उठा। यह देखकर अन्य 2 लड़के उसकी मदद करने गए और उन्हें भी तीर लग गया। फांग चिंग और बाकी लोग यह देखकर डरकर भाग गए। बहुत मुश्किल से वह सब वहां से निकल पाए। फांग यू चिंग के घर पर एक लड़की जो पांग की कजिन थी और उन सबके साथ जांग यी के घर पर गई थी ने फांग चिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया था कि जांग यी के घर में क्रॉसबो गन है। फांग चिंग रिप्लाई करती है कि उसे भी इस बात का पता नहीं था। पिछली बार तो उन पर बस पानी और कचरा ही फेंका गया था। जो पांग हमेशा की तरफ फांग चिंग का बचाव करते हुए कहता है, अभी यह जरूरी है कि उन तीनों का इलाज किया जाए। चश्मे वाले लड़के ने दूसरी लड़की को शांत करते हुए बोला कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लड़की ने तुरंत डॉक्टर जोहो कीर को कॉल किया। डॉक्टर इन एरो इंजरीज को देखकर हैरान थी और बोली, घाव काफी गहरा है और बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। तीरों से छेड़छाड़ करने या उन्हें बाहर निकालने से इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे डर है कि हमें अगर एंटीबायोटिक नहीं मिले तो ये खतरनाक हो सकता है। दूसरी लड़की रोने लगी और बोली, जांग यी सच में बहुत क्रूएल है। हम तो वहां बस जांग यी का खाना लूटने गए थे। अगर हम अंदर भी चले जाते तो भी हम उसे जान से नहीं मारते। डॉक्टर जोहो कीर अब तक नहीं जानती थी कि जांग यी कौन है। डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द मेडिसिन का जुगाड़ करना होगा। इस समय तक चश्मा पहना हुआ लड़का दर्द से पागल हो चुका था। फांग चिंग को याद आया हाल ही के दिनों में जांग यी अचानक कैसे बहुत बदल गया था और उसने घर पर बहुत सारा सामान भी स्टोर किया था। फांग चिंग ने उसे बहुत सारी दवाइयां भी मंगाते हुए देखा था। उसने दूसरों को बताया कि जांग यी के पास बहुत सी दवाइयां हैं क्योंकि उसने पहले से स्टॉक किया हुआ है। हम में से किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बस उसका घर लूटना चाहा। दूसरी लड़की ने फांग चिंग को जो सब हुआ है के लिए जिम्मेदार बताकर उसे मजबूर किया कि वह जांग यी को फोन करें और दवाइयां देने के लिए कन्विंस करें। अब प्लानिंग ये थी कि जांग यी को कॉल करने की कोशिश की जाए, जो कि उसने आसानी से उठा लिया। फांग चिंग फोन पर रो रही थी और कह रही थी कि लड़के मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। जांग यी ने पूछा कि उसे उनकी मदद क्यों करनी चाहिए। हर किसी को एक ना एक दिन मरना होता है। दूसरी लड़की जो पांग की कजिन सिस्टर थी ने फोन छीन लिया और कहा, जांग यी यह तुम्हारी ड्यूटी है कि हमारी मदद करो क्योंकि तुमने ही इन सबको घायल किया है। जांग यी ने तंज कसते हुए कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा तीर मारा है ताकि वह सभी मर जाए और यह भी कहा कि वह इन लोगों की मदद नहीं करेगा।
लेकिन अगर फांग यूचिंग चाहे तो उसके साथ रहने आ सकती है। चिंग ने जवाब दिया कि हाँ, चिंग अब से तुम्हारी है, तुम उसके साथ जैसा चाहे कर सकते हो। जांग यी ने कहा, लेकिन फांग चिंग को उन सभी का साथ छोड़ना होगा, अकेले आना होगा, और अगर आना है तो अभी आ जाओ। फांग चिंग दौड़कर भागने लगती है और तुरंत ही जांग यी के पास जाने की कोशिश करती है। फांग चिंग की दोस्त उसे खींचकर रोकते हुए बोलती है, मैं भी चलूंगी, लेकिन वो उसे धक्का मारकर कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। दूसरी लड़की फिर से फांग चिंग को पकड़कर एक थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम एक बेशर्म चुड़ैल हो, आज हम तुम्हारी वजह से इस हालत में हैं और तुम हमें छोड़कर भाग रही हो, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। फांग चिंग जो पांग को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन उन सबके साथ रहने पर उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जांग यी के साथ वो खुश रह सकती है। वह यह भी कहती है कि जो पांग एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो गरीब और कमजोर है। जांग यी फांग चिंग को वह सारी चीज दे सकता है जिससे वह जिंदा रह सके। ये कहकर फांग चिंग जांग यी के घर जाने के लिए फिर चल पड़ती है, लेकिन बाकियों ने मिलकर उसे रोक लिया। डॉक्टर एक बार फिर से उन सबको याद दिलाती है कि बिना दवाओं के इन सब का इलाज नहीं हो सकता, और वह चली गई। चश्मे वाले लड़के ने फिर से कहा कि मेरे पास एक प्लान है, अगर जांग यी हमें दवाइयां और खाना नहीं दे सकता तो हम ये खबर फैला देंगे कि उसके पास बहुत सा खाना और सप्लाई पड़े हैं। जब बाकी लोगों और चुन जांग को यह पता चलेगा कि जांग यी के घर बहुत सारी सप्लाई है, तो वो सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। फांग चिंग ये कहकर उन सबको ऐसा करने से रोकना चाहा कि अगर वो सब जांग यी का सारा सामान लूट लेंगे तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। दूसरी लड़की ने फांग चिंग को डांटे हुए बोला, अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। जो पांग ने फांग चिंग को बचाते हुए बीच में आ गया। लड़की ने बोला कि जो पांग, तुम आज इस लड़की की वजह से घायल हो और यह तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा रही है, क्या यह सही है? जो पांग बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं फांग चिंग से रियली में प्यार करता हूं, मैंने उसे इंप्रेस करने के लिए बहुत मेहनत और समय लगाया है, आज नहीं तो कल उसे इस बात का एहसास हो जाएगा। और वह फांग चिंग से कहता है कि डरो मत। दूसरी लड़की गुस्सा हो जाती है। तभी चश्मा वाला लड़का बिल्डिंग ग्रुप में जांग यी के द्वारा भेजी गई तस्वीर और वीडियोस को पोस्ट कर दिया और कहा कि जांग यी के पास सचमुच बहुत सारा खाना स्टॉक है। यह मैसेज देखकर चुन जांग बोला, क्या सही बात है, मैं उससे बदला भी ले सकता हूं। ग्रुप में बिल्डिंग के लोगों ने जांग यी से सभी में उसका स्टॉक बांटने को कहा। कुछ ने सिर्फ फूड मांगा, 8 लिन ने खाने की मांग की और ग्रुप में एक और लेडी ने उसे अपने बेटे का गॉडफादर बनने के लिए कहा। यह अनुरोध देखकर जांग यी ने ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भेजा कि मैं तो खा रहा हूं और मैं अकेले ही खाऊंगा। सुनने वालों को झटका लगा। उसने सचमुच कहा कि वह जानवरों को खाना नहीं खिलाएगा और किसी की मदद नहीं करेगा। सबको नजरअंदाज करते हुए जांग यी खिड़की से बाहर गिरते हुए स्नो को देखकर सोचता है कि हर दिन घर में रहना बोरिंग है। उसने सोचा कि इस समय स्नो मोबाइल का यूज करके एक अच्छी सवारी पर जाना अच्छा रहेगा। अचानक जांग यी के फोन पर डॉक्टर जू कीर का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि उसकी दवाइयां और खाना खत्म हो गया है। जांग यी सोचता है कि अगर डॉक्टर एक अच्छी इंसान है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं, पर उस पर विश्वास कैसे कर सकता हूं। लेकिन उसने सोचा कि जितनी स्मार्ट लेडी होगी वह उतनी ही डेंजरस हो सकती है। जांग यी सोचा वो एक अच्छी डॉक्टर है, उसके साथ होने से जांग यी को भी फायदा होगा। उसने रिप्लाई दिया कि अगर वो बदले में कुछ करना चाहे तो बातचीत की जा सकती है। अपने पिछले जीवन में डॉक्टर जूहू कीर ने अपना आखिरी खाना एक मां और उसके भूखे बच्चे को दे दिया था और वह खुद भूख से मर गई थी। जांग यी उसे एक अच्छी इंसान के रूप में जानता था। जांग यी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और फिर से नहीं मरना चाहता था। उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि मैं तुम्हें सामान तो दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। मैसेज देखकर डॉक्टर ने रिप्लाई किया कि वह बदले में कंसल्टेशन दे सकती है। जांग यी रिप्लाई किया, वह खाना और दवाई तो दे सकता है, लेकिन उसे एक फेवर करना होगा। जांग यी को चाहिए कि वो उसकी जासूस बने और लोगों के प्लान के बारे में जानकारी दें। ये टोटली डॉक्टर की चॉइस थी कि वह इस कंडीशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। या तो वह भीड़ के साथ जाए और दूसरों की तरह मरे, या तो जांग यी से मिलकर अपनी लाइफ बचाए। डॉक्टर एक पल के लिए सोचती है, क्या ये सही है, लेकिन फिर तय करती है कि वह जांग यी के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी। तभी चश्मा वाले लड़के का मैसेज जांग यी को आता है। वो बोलता है कि क्या तुम हमें खाना दोगे या नहीं। जांग यी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, लेकिन तुम सबको कुछ भी नहीं दूंगा। चश्मे वाले लड़के ने उसे धमकाया कि ठीक है, जैसा भी तुम चाहो, देखते हैं तुम कब तक बचे रह सकते हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। चुनजांग बिल्डिंग के और लोगों के साथ मिलकर जांग यी के घर पर अटैक करने का प्लान बनाता है। डॉक्टर जूहू जांग यी को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। वो उसे उन सबके साथ नहीं आने की सलाह देता है।
चुन जांग बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जांग यी के घर में पहुंचता है और बाहर चिल्लाकर उसे धमकी देता है कि जांग यी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर आ जाओ। जांग यी कैमरे पर यह सब देखकर मुस्कुराते हुए सोचता है, चुन जांग और सूजी चौ की जोड़ी वाकई में अच्छी है। ये इतने लोगों को झूठ मूठ में मरने के लिए ले आए। ये कहकर वो इलेक्ट्रिक शॉक का स्विच ऑन कर देता है। जैसे ही कुछ लोग जांग यी के गेट पर हमला करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हाई वोल्टेज करंट का झटका लगता है और वह वहीं गिर जाते हैं। बाकी सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और वहां से वापस जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की, चुन जांग और उसकी गैंग ने उन्हें घेर लिया। उसने आर्डर दिया कि अगर वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करना बंद किए तो मारे जाएंगे। लोगों को प्रेरित करने के लिए चश्मे वाला लड़का आगे आया। उसने अपने चोट से तीर निकाल दी थी। वो बोला कि उन्हें जांग यी को मारकर उन सभी का बदला लेना होगा जिन्हें जांग यी ने मारा है। इसके साथ उसने ये भी बताया कि अंदर आग जलाने का चूल्हा और काफी सारा खाना भी है। उत्साहित होकर सभी पड़ोसियों ने लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा उठाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये देखकर वाइन पी रहे जांग यी ने फैसला किया कि उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। उसने अपना साउंड सिस्टम निकाला और एक्शन म्यूजिक बजा दिया। अंदर से आ रही म्यूजिक की आवाज सुनते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। काफी समय तक प्रयास के बाद भी दरवाजे पर कोई खरोंच नहीं आई। लोग भूख और थकान से बेहोश होने लगे। उनमें से एक ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर गेट में लगे मेटल की जांच की और कहा कि यह गेट बैंक वाल्ट की तरह है और टैंक भी इसे नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ जांग यी ने अपनी क्रॉसबो गन तैयार रखी थी और एक आदमी के गले पर निशाना लगाकर उसे घायल कर दिया। बाकी नेबर्स चिल्लाते हुए भागने लगे और कहा कि जांग यी के पास वेपन है। जांग यी ने जिन लोगों पर निशाना लगाया था वह दरवाजे की ओर देख भी नहीं रहे थे। अंदर खड़े जांग यी को इसका कोई गिल्ट नहीं हुआ। वह तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। दरवाजा स्टील का और मोटे धातु का बना था। चश्मे वाले लड़के ने दीवारों को तोड़ने का आइडिया दिया। लोग दीवार तोड़ने लगे, तभी मेटल के टक्कर की आवाज सुनाई दी। चश्मे वाले लड़के को तीरों का डर नहीं था। उसने दीवारों की जांच की। दीवारों में भी स्टील की परत थी। सभी यह देखकर चौंक गए कि आखिर कोई क्यों दीवारों में स्टील डालता है। जांग यी वही व्यक्ति था जिसने इस स्थिति के होने का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था। उन्होंने कई जगह पर दीवार तोड़ने की कोशिश की, पर हर जगह उन्हें धातु की दीवारें मिलने लगी। वो उसकी अपार्टमेंट के ऊपर और नीचे गए और हर तरफ से उसे तोड़ने की कोशिश की, पर जैसा कि उन्हें उम्मीद थी हर जगह मेटल शीट्स लगी थी। जांग यी एक अभेद्य किला बना चुका था। बिना इक्विपमेंट के दीवारों को तोड़ना इम्पॉसिबल था। नेवर्स को समझ आ गया कि जांग यी को शायद इस स्नो डिजास्टर के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने अपने घर को इतना सिक्योर बनाया। सभी गुस्से और भूख से पागल थे। अचानक तभी एक पड़ोसी को याद आया कि जांग यी के अपार्टमेंट में बालकनी में कांच लगा है। यह आइडिया सुनकर सब फिर से उत्साहित हो गए और पड़ोस के अपार्टमेंट से लकड़ी की मोटी शीट्स का इस्तेमाल करके जांग यी के अपार्टमेंट में घुसने की योजना बनाने लगे। जांग यी शांति से बैठा रहा। कई लोग बगल की बालकनी से जांग यी की बालकनी पर इकट्ठे हो गए। अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं पता था कि बालकनी से उसकी अपार्टमेंट में अंदर जाने वाला कांच बुलेट प्रूफ था और वो उस पर खरोच भी नहीं डाल सके। उन्हें कांच पर हमला करते हुए देख जांग यी ने एक शराब की बोतल उठाई और उसमें कपड़ा डालकर आग लगा दी और बालकनी की टेरिस में बने एक छेद के सहारे उनके ऊपर फेंक दिया। वो बोतल टूटते ही चारों तरफ आग फैल गई। उनमें से कई पूरी तरह से जल गए। उनके लिए यह सेकंडों का आतंक था। जलने वालों में से कुछ जलते और दर्द से चिल्लाते हुए बालकनी से कूद गए। बाकी बचे लोग लकड़ी के तख्ते के सहारे बगल की बालकनी में वापस जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां पहले से खड़े चश्मे वाले लड़के के साथ अन्य लोगों ने उन्हें वापस आने नहीं दिया ताकि वह सभी सेफ रह सके। जले हुए लोग लकड़ी से नीचे कूद गए। एक तो लकड़ी पर ही गिर गया। दूसरी तरफ खड़े लोग आग की गर्मी से खुद को गर्म करने लगे। कुछ समय बाद भूख से तड़पते हुए कुछ पड़ोसी फिर से जांग यी की बालकनी पर आ गए और कांच के सामने खड़े होकर खाने की भीख मांगने लगे। जांग यी को उन पर कोई दया नहीं आई। जांग यी उनके सामने गर्मा गर्म नूडल्स दिखाकर खाने लगा। यहां तक कि उसने नूडल्स को एक टेबल पर उनके सामने रख दिया और बोला कि जो भी चुनजांग का सिर लेकर आएगा उसे 1 हफ्ते तक खाना मिलेगा। यह सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए और चुनजांग की ओर देखने लगे। चुंग के पीछे खड़े हुए लोगों ने भी यह सुना। उन्होंने भी जांग यी की बात सुन ली। चुंग को मारने का मतलब था 1 हफ्ते का खाना। चुनजांग ने जल्द ही दरवाजे को बंद कर दिया। बाकी लोग जो उसकी तरफ बढ़े वे चुंग के आदमियों और गन की वजह से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाए। जांग यी ने ऑनर्स ग्रुप में अनाउंसमेंट पोस्ट कर दी कि जो भी चुन को मारेगा उसे 1 हफ्ते का खाना मिलेगा। अगली सुबह उनमें से कुछ लोगों ने घात लगाकर चुन के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया। भले ही चुन के पास गन थी, लेकिन वह सब मिलकर उस पर चुप कर अटैक कर सकते थे।
चुन और उसके वफादार लोगों पर पीछे से हमला किया गया, लेकिन एट लास्ट नतीजा यही रहा कि वे 2 लोग जिन्होंने हमला किया था उन्हें चुनजांग ने गोली मार दिया और वह जमीन पर मरे थे। चुन ने अपने लोगों से उन्हें उठाकर छोटे छोटे पार्ट में काटने का आर्डर दिया। उनमें से एक ने देखा कि चुन के पीठ पर चोट लगी थी। चुन ने डॉक्टर जूहू को बुलाया ताकि वह इस चोट का इलाज कर सके। जल्द ही वह पट्टी कर रही थी और बोली कि मैं यह मुफ्त में नहीं कर सकती। चुनजांग बोलता है कि उनके पास जो भी है वो उसे शेयर कर सकती है। यह देखकर कि वो इंसानों के टुकड़ों से बनी हुई सूप पी रहे हैं, उसने बोला वो भूख से मर जाएगी लेकिन यह नहीं खा सकती है। चुन ने बोला कि घबराओ मत, इस बिल्डिंग में खाने के लिए तुम आखिरी इंसान होगी। उसकी बात को अनसुनाकर डॉक्टर जाने लगी, लेकिन चुनजांग ने कहा कि वह तभी जा सकती है जब उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वह कमरे के कोने में बैठ गई जबकि बाकी लोग जांग यी से निपटने के लिए प्लानिंग पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर जूहू यह सोच रही थी कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। अगर चुनजांग घायल नहीं होता और उसे मेरी जरूरत नहीं होती तो शायद वह मेरे साथ भी वह सारी जबरदस्ती करता जो वह दूसरों के साथ कर रहा है। डॉक्टर ने उनकी योजनाओं के बारे में सुना और वो उठकर बाथरूम जाने लगी, लेकिन वास्तव में वो जांग यी को सब कुछ बताने जा रही थी। खाना ढूंढने चुन के लोग पड़ोस के अपार्टमेंट में गए। उन्होंने बगल के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक दंपति निकली और उन्होंने चुनजांग को शांति से अपने घर में जाने दिया, यह सोचकर कि वह खाना लेकर चला जाएगा और उन्हें कुछ नहीं करेगा। पर अंदर जाते ही चुन के साथियों ने उन पर अटैक किया और उन्हें जान से मार दिया। चुन अपने घर के आसपास किसी को भी अपने पर हमले के डर से नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। वांग मिंग के घर में जहां फांग चिंगयू के दोस्तों को रखा गया था, उन्हें बिना किसी दवा के तीर निकालना पड़ा। हर किसी को सीरियस इन्फेक्शन हो चुका था। शायद ठंड में दर्द कुछ कम महसूस हो रहा था। जो पांग ने अपनी कजिन से एक बार फिर जांग यी को कन्विंस करने की कोशिश करने के लिए कहा, उसने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि ऐसा करना बेकार होगा। दिन बीते गए, जांग यी आराम से रह रहा था और अपने स्टोर की हुई खाने से जिंदगी अच्छी काट रहा था। दूसरी तरफ चुन हर समय यह सोचकर डरता रहा कि कहीं उस पर फिर से घात लगाकर हमला न किया जाए। बिल्डिंग के लोगों ने जांग यी के घर में घुसने का बहुत प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। जांग यी के द्वारा चुन के सर पर इनाम रखने से वो डरा डरा रहने लगा। वो डॉक्टर जोहू को अपने पास अपने मेडिकल इंश्योरेंस की तरह हॉस्टेज बनाकर रखा है। जांग यी ने डॉक्टर जोहू कीर को उसकी सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए कॉल किया। डॉक्टर ने बताया कि चुनजांग पागल हो गया है, उन सभी के खाने का सामान खत्म हो गया है और वे हर दिन दूसरों के घरों में घुसकर सबको मार रहे हैं और खाने की तलाश कर रहे हैं। वो लोग मृतकों को बाद के लिए एज अ फूड रख रहे हैं। साथ ही जोहू बताती है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और जांग यी से पूछा कि क्या वो उसे बचा सकता है। जांग यी ने कुछ पल सोचा कि वह एक कुशल डॉक्टर के रूप में बहुत उपयोगी है। पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में डॉक्टरों की बहुत अहमियत होती है। जांग यी ने कहा कि जोहू को उसके घर पर आने के लिए एक आखिरी काम करना होगा। थोड़ी देर बाद जो पांग जांग यी के दरवाजे पर बेबसी से दस्तक देता है, वो जांग यी को डरपोक बोलता है क्योंकि वो अपने घर के अंदर छुपा बैठा है। जो पांग कहता है कि जांग यी की प्रेमिका फांग चिंग भूखी है और वह जांग यी के दरवाजे पर उस लड़की के लिए खाना मांगने आया है। जांग यी उसे खाना देने से मना कर देता है। जांग यी जो पांग का मजा लेते हुए पूछता है कि उसका दर्द कैसा है, अब तक तो उसे इन्फेक्शन हो चुका होगा। जांग यी उसे डराते हुए बोलता है कि जल्द ही टेटनस बैक्टीरिया जो पांग के घाव में पनपने लगेंगे और धीरे धीरे उसके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसके पूरे शरीर में फैल जाएंगे और तब कोई दवा भी उसे हील नहीं कर सकती। यह सुनकर जो पांग पागल हो जाता है, जांग यी उसे सजेस्ट करता है कि तुम मौत के आखिरी पड़ाव पर हो और तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ऐसे में इस तरह पागलों जैसे बिहेव करने से अच्छा क्यों ना तुम वो सब करने की हिम्मत करते जो नॉर्मल लाइफ में करने की सोच भी नहीं सकते। जो पांग उसकी बात से सहमत हो जाता है और वहां से वापस आने लगता है। वो घर की ओर लौटते हुए सोचता है कि अब जब उसे मरना ही है तो डरना किस बात का। उसे याद आता है कि उसने कभी भी फांग चिंग के हाथ को नहीं पकड़ा, इसलिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय वह फांग चिंग के कमरे की ओर दौड़ता है। फांग चिंग के सामने वो घुटने के बल बैठता है और उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है। फांग चिंग गुस्से के साथ उसे धक्का देती है और बोलती है, दूर हो जाओ मुझसे, तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे जांग यी को खोजने जाना है। जो पांग गुस्से में उसका गला दबाते हुए कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब जब मैं मर रहा हूं, हम साथ में नरक में जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे।
फांग चिंग उसे फिर से धक्का देते हुए बोलती है, मुझसे दूर हट जाओ बदबूदार घिनौने इंसान, तुम एक कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। जो पांग के बारे में फांग चिंग की ये सोच है। ऐसा जानकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूरी ताकत से फांग चिंग का गला दबा देता है। इसी बीच जांग यी की बातों को सोचते हुए डॉक्टर जोहू कीर चुनयांग के आदमियों से कहती है कि आज वो खाना बनाएगी। वो चुन से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। चुन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और जोहू को उसके आदमियों की हेल्प करने के लिए कहता है। थोड़ी देर हेल्प करने के बाद वह कहती है कि वह बाकी का काम अकेले ही संभाल लेगी, कुछ चीजें सूप में और डालकर सूप को अच्छी तरह से बनाएगी। लेकिन वास्तव में जूहू कोशिश कर रही होती है कि वह वहीं उल्टी न कर दे। चुन के आदमियों के किचन से बाहर चले जाने के बाद जूहू सूप में नींद की दवा मिला देती है। कुछ समय बाद वह सभी को सूप परोसती है जो बहुत अच्छा दिखता है। सभी का विश्वास जीतने के लिए जूहू भी खुद को एक कटोरी सूप परोसती है और बाउल लेकर अपने कमरे में लौट जाती है, यह आशा करते हुए कि उसकी दवा जल्द ही प्रभाव डालने लगेगी, क्योंकि उसने उसमें पूरी शीशी नींद की गोलियां डाल दी थी। जूहू वेट करती है और कुछ मिनटों में सभी सो जाते हैं। इस बात की राहत महसूस करते हुए कि उसकी ट्रिक काम कर गई, वह जांग यी को एक मैसेज भेजती है कि सभी लोग सो गए हैं और पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। जांग यी उसे सभी को बालकनी में लाने के लिए कहता है। वह अपनी बालकनी से सब कुछ देख रहा है और ठंड महसूस कर रहा है। जोहू उससे पूछती है कि क्या उसका इरादा उन्हें मारने का है। जांग यी एक रस्सी फेंकता है और बोलता है कि जोहू सभी को बालकनी की रेलिंग से बांध दे और चुन की गन निकालकर जांग यी को दे दे। जोहू जांग यी से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन जांग यी बोलता है कि वह यहां पर खुद को साबित कर रही है। सभी को रेलिंग से बांधने के बाद वह चून जांग की बंदूक निकालती है। जांग यी के गन अपने पास फेंकने को कहने पर वो पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। जांग यी के ऐसा कहने पर कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जोहू मान जाती है और जांग यी के इंस्ट्रक्शन की तरह मैगजीन निकालकर उसे जांग यी के पास फेंक देती है। बंदूक प्राप्त करने के बाद वह इसकी जांच करता है और कंफर्म करता है कि यह वही गन है जो चून जांग ने इस्तेमाल की थी। फिर वो कमरे में जाता है, एक पानी की पाइप उठाता है और बिना किसी वार्निंग के बालकनी पर पानी फेंकने लगता है, जिसे देखकर जोहू बालकनी से अंदर चली आती है। वो सोच रही होती है, इन लोगों को जिंदा फ्रीज करना कितना ब्रूटल है, लेकिन बाकी सभी की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए यह जरूरी भी है। थोड़ी देर में चून जांग और अन्य सभी जाग जाते हैं और ठंड से चिल्लाते हुए रियलाइज करते हैं कि वे बेहोश हो गए थे। चुन जांग यी को देखकर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन जांग यी उस पर पानी डालते रहता है। कुछ देर पानी के फव्वारे के बाद जब जांग यी को फील होता है कि अब पानी डालना व्यर्थ है, वह उन सबको ठंड में जमने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद चून जांग और उसके साथी बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं। डॉक्टर जोहू इतनी कमजोर हो गई है कि खड़ी भी नहीं हो सकती। जांग यी उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम पास हो गई हो, चलो अब मेरे घर पर आ जाओ। कुछ मिनटों बाद खूबसूरत डॉक्टर जांग यी के दरवाजे पर होती है। कैमरों पर जांग यी उसे देखता है। भले ही अब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो, वह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई खतरा नहीं है। जांग यी उसे दरवाजा खोलकर अंदर आने को कहता है। वह भारी दरवाजा खोलती है और अंदर आते ही फर्श पर गिर जाती है। अपार्टमेंट के अंदर की गर्मी काफी सुकून भरी है। पीछे से आते हुए जांग यी कहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे कन्फर्म करना है कि तुम मुझसे किसी तरह का वेपन नहीं छिपा रही हो। जोहू के पूछने पर कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जांग यी बोलता है, इट्स सिंपल, प्रूव करो कि तुमने कुछ नहीं छुपाया है। अब जब तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया है तो एक दूसरे से कंप्लीटली लॉयल होने में कोई नुकसान नहीं। जोहू को जांग यी की बात समझ आ जाती है और वो अपने अंडर गारमेंट्स छोड़कर सारे कपड़े निकाल देती है। अब जब जांग यी देख सकता है कि जोहू कुछ छिपा नहीं रही है, जांग यी उसे टॉवेल देकर नहाने के लिए कहता है और उसे बाथरूम तक ले जाता है। वो बताता है कि उसने जोहू के लिए कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं, वह उसे ट्राई कर ले। अगर फिट नहीं आएंगे तो वह दूसरे कपड़ों का इंतजाम करेगा। जब जांग यी ने शावर की आवाज सुनी तो उसने मेडिकल किट की सभी वस्तुएं जब्त कर लिया और सोचता है कि सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। कुछ समय बाद जोहू नाइट सूट पहने बाथरूम से बाहर आती है, जो जांग यी को प्रभावित करता है। वो उससे कहता है कि वो बैठ जाए और अपने बाल सुखाए।
उसके बालों को सुखाते हुए जांगी कहता है कि वो उसे अपने यहां रहने दे रहा है क्योंकि जोहू उसके लिए मूल्यवान है। यदि वह नियमों का पालन नहीं करती तो वह किसी पर भी दया नहीं दिखाएगा। जोहू को गेस्ट रूम देते हुए बोलता है वह उसकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती। जोहू उसकी बातों पर राजी हो जाती है। जांगी कहता है कि इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मेरे साथ आने से अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनके बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए जांगी अपने रहस्य को प्रकट करने का निर्णय लेता है ताकि आपसी वफादारी सुनिश्चित हो सके। वह बताता है कि तुमने सुपरनोवा एक्सप्लोशन के बारे में ऑनलाइन देखा होगा, जो कि इस हेवी स्नोफॉल की वजह है। जहां तक मुझे पता है, रेडिएशन ने केवल वेदर पर ही अफेक्ट नहीं किया बल्कि ह्यूमन बॉडी पर भी किया है, उन्हें एक्स्ट्रा एबिलिटी देकर। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, जिससे मेरे पास एक दूसरे डिमेंशन का एक्सेस है। मैं वहां कोई भी सामान स्टोर कर सकता हूं और वापस भी ला सकता हूं। जैसा कि तुम देख रही हो कि घर में कोई खाना नहीं है, हर चीज वहीं स्टोर है। उसने उसके सामने आयामी भंडार से कुछ खाने को निकाला और बोला, यदि तुम मुझे धोखा देती हो या मारती हो तो तुम्हें खाना नहीं मिल पाएगा और तुम भूख से मर जाओगी। इसे देखकर जूहू ने समझ लिया कि जांगी इतनी आराम से कैसे जी रहा है। उसने खाना खाया और भावनाओं के मारे रो पड़ी। उसके खाना खाने के बाद जांगी बोलता है कि तुमने अभी मेरा पूरा ट्रस्ट नहीं जीता है और तुम्हें बिना मेरे कहे घर के सारे काम करने होंगे। याद रखना, सीवर फ्रीज हो चुका है। बाथरूम यूज करने के बाद वो प्लास्टिक बैग जो मैंने बाथरूम में सेट की है फेंकना तुम्हारा काम होगा। इस मेड ड्यूटी के बदले तुम्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने और खाने को मिलेगा। जोहू रिप्लाई करती है कि मुझे मंजूर है। वो कुछ और भी कहना चाह रही थी, तभी जांगी उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा देता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, डॉक्टर जोहू तुम मुझे और क्या दे सकती हो? डॉक्टर जोहू एक समझदार लेडी थी। वो जांगी का इशारा समझ गई और बोली, मैं समझ गई मास्टर, और अपने नाइट ड्रेस का एक सिरा अपने कंधे से उतार दिया। अंडरगारमेंट्स में उसकी खूबसूरती देखकर जांगी की आंखें खुली रह गई। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। जांगी ब्लैक बिकनी में जोहू की खूबसूरती और मासूमियत से सम्मोहित था। उसने भी अपने कपड़े उतार दिए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार का मजा ले रहे थे। अब जांगी के पास एक साथी थी और जोहू के पास पर्याप्त खाना होगा। अगले दिन जोहू कीर को सोते हुए देखकर जांगी ने सोचा कि वह रात से बहुत थकी हुई होगी। जांगी ने उसे जगाते हुए पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहती है। जोहू ने हाँ में इशारा किया। वह अंगड़ाइयां लेते हुए उठी और कपड़े पहने और वे नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद जांगी ने उसे काम करने के लिए हेल्प करने को बुलाया। जांगी ने बाहर जाते समय उसे एक स्पेशल गर्म कोट दी, जिसे पहनते हुए जोहू ने पूछा, हम क्या करने जा रहे हैं? जांगी शैतानी हंसी में मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा नहीं, बस हमें कुछ बर्फ के ढेर को साफ करना है। उसने जोहू को बेसबॉल बैट देते हुए कहा कि अब जबकि चुन और उसके साथी मर गए हैं, यह काम तुम क्यों नहीं करती? जोहू लकड़ी के तख्ते के सहारे बगल की बालकनी में गई और बिना हिचकिचाहट के आइज्ड डेड बॉडीज को तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि जांगी डॉक्टर के सारे मेहनत को रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड किए जाने की परवाह न करते हुए जोहू तब तक उन्हें तोड़ते रही जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना हो गए। रिकॉर्डिंग का कारण रेजिडेंशियल ग्रुप में सबको दिखाना था कि चेन जांग का टेरर अब खत्म हो गया था और जांगी बिल्डिंग का नया बॉस था। सोशल मीडिया ग्रुप में लोगों ने चुन जांग की डेथ पर खुशी जताई और जांगी को ऑसम बोला। वे बस उसकी प्रशंसा करने लगे और खुशी मनाने लगे कि चीजें कैसे बदली। एक लेडी ने यह बताते हुए कि मेरा बेटा नहीं रहा और अब बस मेरे पास मेरी बेटी बची है, जांगी से खाना मांगा। तभी जांगी को फांग चिंग का फोन आया। जांगी यह जानकर आश्चर्य कर रहा था कि वह अभी तक कैसे जीवित है। लड़की ने पागलों की तरह कहा कि उसने चेन जांग की मौत के बारे में सुना और वह जांगी के पास आना चाहती है। यह मानते हुए कि डॉक्टर जोहू के साथ है, चिंग बोली किसी और को जांगी के साथ होने का हक नहीं है। जांगी बस उसका है और उससे जुड़ा हुआ सारा सामान भी। जांगी के ऐसा पूछने पर कि क्या अभी तक वो जिंदा है, चिंग खुशी से बोली, तो क्या तुमने मुझे मरा समझकर जोहू को अपने पास जगह दी? चिंग बोली, हाँ जांगी, मैं जिंदा हूं। उस चुड़ैल जोहू को घर से निकाल दो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी चिंग के पीछे उसकी दोस्तों से मारने के लिए तैयार थी और जांगी और जोहू ने दूसरी तरफ से लड़ाई और चिल्लाने की आवाजें सुनी।
यह सब देखकर जोहू जांग यी के कंधे पर सर रखकर कहती है, मैं ऐसा अंत नहीं चाहती, तुम अंत तक मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जांग यी जोहू को इस तरह देखकर अट्रैक्टेड फील कर रहा था। जांग यी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और फांग चिंग के मन में और भी हलचल पैदा की। उसने अपनी और जोहू कीर के साथ में तस्वीर भेजकर कहा कि चिंग तुम एक अच्छी इंसान हो, बट अनफॉर्चुनेटली तुम लेट हो गई हो और मुझे तुमसे भी बेटर कोई मिल गया है और अब जोहू उसके मंगेतर है और तुम्हें हमें बेस्ट विशेष देनी चाहिए, क्या तुम नहीं दोगी? जब फांग चिंग ने नया मैसेज देखा जांग यी और उसकी लवर को देखकर फांग चिंग पागल हो गई और चिल्लाकर कहने लगी कि वह जांग यी से सबसे ज्यादा प्यार करती है और जोहू ने उसे बहका दिया है। जांग यी बोलता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है और हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, साथ ही जोहू अनगिनत चीजों में तुमसे कई गुना अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए उसे कैसे छोड़ दूं? जांग यी ने उसके चेहरे पर यह कहते हुए कि अब फांग चिंग उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और जिसे वो प्यार करता है वह अब उसके साथ है। जांग यी ने फ्यूचर में फांग चिंग को उसे कॉल न करने को कहा वरना जोहू को बुरा लग सकता है। फिर जांग यी ने फोन काट दिया। चिंग रोते हुए कह रही थी कि तुम 2 साल से मेरे पीछे पड़े थे, अब जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं तो तुम कैसे किसी और के साथ जा सकते हो? फांग चिंग की दोस्त उसकी हालत देखकर उसे मारने की इच्छा भी छोड़ देती है। उनका गुस्सा भी उस जोहू पर था जो जांग यी के साथ थी। उसकी पीड़ा से संतुष्ट जांग यी ने अपनी नई लवर से पूछा कि क्या वो बहुत क्रूर था। उसने जवाब दिया कि यह मायने नहीं रखता कि वह था या नहीं, जरूर उसके पास अपने कारण रहे होंगे। कुछ देर बाद जोहू लंच बनाकर लाती है और जांग यी पहले उसे खाने को कहता है। जोहू पूछती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? तभी बिल्डिंग ग्रुप में ऑन्ट लिन का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसे पता चला है कि जल्दी स्नोस्टॉर्म खत्म हो जाएगा, सभी के लिए यही अच्छा होगा कि अपनी सप्लाईज मेरे यहां जमा करवा दे वरना मैं सबको गोली से उड़ा दूंगी। जांग यी मैसेज पढ़कर जोहू से बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि ऑन्ट लिन अब तक कैसे सरवाइव किए हुए है जबकि चुन ने सबसे पहले उस पर ही अटैक किया था। जोहू बताती है कि उसका इलाज करने के दौरान मैंने उसे अपनी सप्लाईज दे दी थी। यह सुनकर जांग यी उसे घूरने लगता है। जोहू सहम कर बोलती है वो स्नोस्टॉर्म की स्टार्टिंग का समय था, उस समय कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन अब मैं ऐसे नासमझों की तरह कोई काम नहीं करूंगी। जांग यी बोलता है कि ये बात नहीं है, एक्चुअली तुमने जो सप्लाईज दी थी वो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, तो लिन अब तक कैसे? उसके ऐसा पूछने पर जोहू बताती है कि लिन तो 10 दिन पहले ही मर गई है। जांग यी को अब चीजें थोड़ा समझ आने लगी थी। सामने की इमारत में एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो और नहीं सह सकता और उसने इमारत से कूदने का सपना पूरा किया, लेकिन यह इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। थोड़ी देर बाद जांग यी का फोन बजा। लाइन पर उसका अंकल यू था। यह जानकर जांग यी ने राहत महसूस की कि वो ठीक है। उसने जांग यी की वार्निंग के कारण कुछ सप्लाईज स्टोर कर ली थी जिससे वो अभी तक सरवाइव कर रहा था। इसके अलावा वह अब जो लेमी के साथ था, जो कि एक अकेली मां थी, उसका बेटा बीमार था और उन्हें दवाई की जरूरत थी। अगर मैं अंकल चू को दवा दे देता हूं तो जो लेमी की नजर में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी और क्या पता अंकल चू की अकेली लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए। ऐसा सोचकर जांग यी ने उन्हें अपने घर पर दवा देने के लिए बुलाया। जोहू को अपने अंकल के बारे में बताते हुए जांग यी बोला, सभी लोगों में अंकल यू ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो जांग यी की मदद करते थे, इसलिए उसने उन्हें बाद में सप्लाई स्टॉक करने को कहा था। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिक्योरिटी कैमरों की जांच करते हुए जांग यी देखा कि उसके अंकल और जो लेमी थे, उसने दरवाजा नहीं खोला, इसके बजाय उसने दवा को दरवाजे के गैप से फर्श पर फेंक दिया। उसके अंकल ने मदद के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन लेडी ने कहा कि उसका बेटा ठंड से कांप रहा है और उसे बचाने के लिए वो अंदर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके बच्चे को गर्मी की जरूरत थी। वह जांग यी को छूट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है और इसलिए जांग यी झूठ बोला कि मेरा भी फ्यूल खत्म हो गया है और उसके अपार्टमेंट का टेम्परेचर भी बाहर जैसा ही है। अंकल अब जांग यी को और परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन लेडी लगातार अंदर आने पर जोर देती रही। जांग यी का तर्क था कि जोहू कीर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ है और इसीलिए वह अंदर नहीं आ सकती। यह सुनकर वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई। अंततः अंकल यू ने यह सुनकर थक कर कहा कि केवल दवा ही ठीक है। उनके पास अभी भी खाना था। उन्हें भेजने के बाद
जांग यी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने जोहू की गोद में आराम करने का निर्णय लिया और दृश्य का आनंद लिया। जांग यी सोच रहा था कि जो लेमी का आसपास होना उसकी योजनाओं को भी गड़बड़ कर सकता है। घर लौटकर अंकल चुने जो लेमी से कहा कि वो उसके भतीजे का फायदा नहीं उठा सकती। जो लेमी ने यहां तक कहा कि यह सब बच्चे के भले के लिए है, लेकिन अंकल ने उसे याद दिलाया कि वह ऑलरेडी अपने भतीजे का ऋणी है। यदि वह उसे इमरजेंसी से पहले सप्लाई स्टोर करने के लिए नहीं कहता तो वह भी जिंदा नहीं होता। सहमत होने के बजाय जो लेमी ने दावा किया कि जांग यी एक स्वार्थी आदमी था। यह सब कुछ जांग यी उसके लिए बाद में आसान इकट्ठा करने के लिए कर रहा था। अंकल यू ये सुनकर चिल्लाया कि चुप हो जाओ, सब चीजों की एक सीमा होती है। वो बूढ़ा हो सकता है लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। यदि जो लेमी जांग यी को फिर से बुरा भला कहेगी तो वह अकेली होगी। समझदार महिला ने विषय को छोड़ दिया। अगले सुबह दूसरी इमारत के लोग जांग यी की इमारत के नीचे बर्फ में रास्ता खोदते हुए जांग यी की बिल्डिंग में आ जाते हैं। अपने सामने आने वाले एक शख्स को दौड़ाकर वे उसे मार डालते हैं। वे जांग यी के मजबूत दरवाजे के बारे में जानते थे और इसे खोलने के लिए डायनामाइट लाए थे। उनमें से एक ने इसे जांग यी की दरवाजे पर लगाकर जला दिया और दौड़कर दूर चला गया। एक जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट की आवाज से जांग यी जाग गया और वह जल्दी से कैमरों से यह देखने लगा कि उसके अपार्टमेंट के बाहर क्या हो रहा था। अगली सुबह एक और बिल्डिंग के लोग बर्फ के नीचे सुरंग खोदते हुए जांग यी की बिल्डिंग तक पहुंचे। जिससे भी वे मिले उन्हें दुश्मन समझा गया और पहला बदकिस्मत व्यक्ति एक ही गोली से गिरा दिया गया। उन्हें जांग यी के मजबूत दरवाजे के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने इसे खोलने के लिए डायनामाइट लगाया। किसी ने उसे जलाया, दौड़ा और धमाके से नुकसान हो, जिसकी आवाज से जांग यी जाग गया और कैमरों के जरिए देखने गया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि पास की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्कर आए थे जो कंफर्म थे कि धमाका जांग यी के दरवाजे को तोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कोशिश से गुस्से में जांग यी ने बदले में क्रूरता दिखाई और उन पर एक ग्रेनेड और फायर बॉम्ब फेंक दिया, जिससे उनमें से कई सारे जल गए। जांग यी ने अपनी गन उठाई और कई लोगों को शूट कर दिया, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो रही थीं क्योंकि उसके पास बहुत कम बैलिस्टिक सप्लाई थी। इससे उसे यकीन हो गया कि बाकी बिल्डिंग्स के लोग भी उसके स्टॉक के बारे में जान गए हैं और उसी के पीछे आ रहे हैं। कि ये धमाके और गोलियां सुनकर डॉक्टर जोहू कीर डर गई थी। आखिरकार दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां रोजाना ऐसी आवाजें सुनना आम बात है। शर्मिंदा होकर उसने अपने डर को छिपाया। अब जांग यी को समझ आ गया था कि उसे रेजिडेंस ग्रुप में एक्शन लेना चाहिए। सब लोग पहले की आवाज के बारे में पूछ रहे थे। जांग यी ने चालाकी से कहा कि दूसरी बिल्डिंग के लोग उसकी बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और जल्द ही बाकी को लूटने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें बिल्डिंग से बाहर कर दिया, कुछ को इस दुनिया से भी बाहर। सभी ने जांग यी का शुक्रिया अदा किया। उसने अपने अंकल को फोन किया और ज्यादा जानकारी मांगी। ये ग्रुप बिल्डिंग 26 से आया था और इसका लीडर वांग टैन फोंग था। उसके अंकल ने बताया कि वांग टैन फोंग ने भी वही किया जो चुनजांग ने इस बिल्डिंग में किया था। रेजिडेंट्स को हटा दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जांग यी ने अपने अंकल को साफ कर दिया कि उसने कई लोगों को मार दिया है, इसलिए वे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों को इकट्ठा करके अपनी रक्षा करनी होगी। फिर जोहू से बात करते हुए जांग यी ने कहा कि पड़ोसी अगर मौका मिले तो जांग यी को धोखा देंगे। जोहू को दूसरी बिल्डिंग्स के ग्रुप्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। 2 ही दिन बीते थे कि जोहू ने काफी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर लिया। जोहू कीर ने जांग यी को बताया कि हमारे पास पड़ोस में हावी होने वाले सबसे मजबूत ग्रुप्स में बिल्डिंग 26 का ग्रुप है जो 2 दिन पहले आया था, और बिल्डिंग 21 का एक और ग्रुप। बाकी 2 बिल्डिंग्स के ग्रुप भी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इस जानकारी के आधार पर जांग यी ने अंदाजा लगाया कि बाकी बिल्डिंग्स के लोग अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए और अब वे खतरा नहीं है। जांग यी ने उसे सराहा और कहा कि वो जानकारी इकट्ठा करती रहे। ऐसा कहते वक्त जांग यी ने उसे पीछे से छेड़ा। वह अचानक शर्म से लाल हो गई। बिल्डिंग 26 का वही ग्रुप फिर लौट आया और इस बार उन्होंने दूसरे अपार्टमेंट्स के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया और यह मैसेज छोड़ा कि जब तक जांग यी बाहर नहीं आता बिल्डिंग के सारे रेजिडेंट्स मारे जाएंगे।
यह खबर फैलते ही बिल्डिंग के रेजिडेंट्स जांग यी से कार्रवाई की मांग करने लगे। ये देखकर उसका गुस्सा फिर जाग उठा। उसने सभी को टेक्स्ट और ऑडियो मैसेज भेजे कि उनकी लाइफ उसके लिए कुछ भी नहीं है और उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। इसके बाद जांग यी ने अपने अंकल यू को फोन किया और कहा कि अब उनकी बारी है कुछ करने की। अंकल यू ने बिल्डिंग ग्रुप में कहा कि बिल्डिंग 26 के ग्रुप में सिर्फ 20 लोग हैं, अगर हम एकजुट हों तो उनसे लड़ सकते हैं। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। अंकल यू ने यह भी कहा कि उसने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है और सिर्फ जांग यी ही एक युवा है जो कि मजबूत और अच्छी मेंटल स्थिति में है, इसलिए वही सबसे अच्छा है सभी को लीड करने के लिए। इस बात के बाद जांग यी ने चैट में संदेश भेजा कि वह सभी को विरोधी बिल्डिंग का सामना करने में मदद कर सकता है, बशर्ते सभी उसके आदेशों का पालन करें। सभी ने कहा कि वे उसके उन ऑर्डर्स को मानेंगे जो उनकी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। जांग यी ने कहा कि उन्हें रिस्क लेना ही होगा, नहीं तो वे बस बिल्डिंग 26 के ग्रुप के आने का इंतजार कर सकते हैं जो आकर सभी को मार डालेगा। अंकल यू ने एक तरफ से उन्हें जांग यी का साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया और अंततः सभी ने उसके आदेश मानने का फैसला कर लिया। भूख से परेशान लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसने जिक्र किया कि अगर वे बिल्डिंग 26 के ग्रुप का सामना करते हैं तो वह उनके लिए खाना ला सकता है। सभी पड़ोसियों ने जान बचाने और मुख्य रूप से खाना पाने की उम्मीद में सबसे खतरनाक कामों को भी स्वीकार कर लिया। अब सभी ने जांग यी को बिल्डिंग का लीडर मान लिया। अब जब सभी उसे अपना रक्षक मानने लगे तो जांग यी ने बाहर अपना पहला एक्सप्लोरेशन करने का फैसला किया। उसके पास स्पेशल कोल्ड वेस्ट और कपड़े थे जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब जो ने कहा कि वो उसके साथ जाएगी तो जांग यी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे अपने अपार्टमेंट से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए और वो 100% उस पर भरोसा करता है कि वो उसके बिना यहां सुरक्षित रहेगी। फिर जांग यी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर उतरा और वहां की एक खिड़की से बाहर कूद गया। बर्फ पहले से ही 4 मंजिल ऊंची हो चुकी थी। जो भी ठंड को नजरअंदाज कर यहां चलने की कोशिश करेगा वो बर्फ में कहीं डूब जाएगा और मर जाएगा। खुशकिस्मती से उसने अपनी डायमेंशनल स्पेस में एक स्नोमोबाइल स्टोर कर रखा था। किसी ने बिल्डिंग से यह दृश्य देखा। कुछ समय बाद वह जहां जाना चाहता था वहां पहुंच गया। तियानु सिटी पुलिस स्टेशन। कांच तोड़कर वह आसानी से अंदर घुस गया। उसका मकसद था ज्यादा हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करना। पुलिस स्टेशन के अंदर उसने देखा कि वहां तैनात अधिकारी बिना गर्म कपड़ों या हीटर के थे। ठंड की पहली रात उनके लिए आखिरी साबित हुई। जांग यी ने उन अधिकारियों को सम्मान दिखाया और कहा कि वे कभी इस शहर के हीरो थे जो इसकी रक्षा करने की अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। इसके बाद उसने उनकी बॉडीज को ढका और आर्सेनल रूम की चाबियां ढूंढी। अब वह वहां की हर चीज खोल सकता था, यहां तक कि वेपन रूम भी। अंदर घुसते ही वहां की स्थिति जांग यी के लिए भी स्वर्ग जैसी थी। हर तरह के हथियार और गोला बारूद थे जिनमें से वो चुन सकता था। उसने हर चीज को अपनी डायमेंशनल लूट स्पेस में डाल दिया। अब नेक्स्ट जांग यी ने कहा कि अब उसे अपने पहरेदारों के लिए खाना खोजना होगा। इसलिए वो अपनी स्नोमोबाइल के पास वापस गया और उस जगह की तरफ बढ़ा जहां शॉपिंग मॉल होना चाहिए था। जमीन में खुदाई करते हुए उसने उस जगह की सीलिंग पाई, कांच तोड़ा और अंदर चला गया। तो उसने सुपरमार्केट से हर वो चीज चुरा ली जो काम की हो सकती थी। सारे फ्रूट्स और मीट ठंड से जम चुके थे। उसने जो आइटम्स खाने को फ्रेश थे वो अपने लिए स्टोर किया और बाकी बचे हुए को बैग्स में डाला, जो कि उन लोगों के लिए काफी था जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जो भी बचा सकता था उसे लेकर अपनी स्नोमोबाइल पर वापस आ गया। जब वह अपनी बिल्डिंग पर लौटा तो बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देखकर ईर्ष्या से जल गया, क्योंकि उसने खाना लाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। साथ ही बिल्डिंग के बाकी रेजिडेंट्स जिन्होंने स्नोमोबाइल की आवाज सुनी थी ने भी इसे देखा। अंकल यू ने देखा कि उसका नेफ्यू खाना लेकर वापस आ गया और वह बहुत खुश हुआ। जांग यी ने सबको साफ कर दिया कि इतनी ठंड में बाहर जाना और बर्फ के नीचे दबा खाना खोजना बहुत मुश्किल था। अंकल यू ने चिल्लाकर जांग यी को हीरो कहा। बंदूक के साथ
उसने आदेश दिया कि जो भी खाना लेना चाहता है उसे उसके आदेश मानने के लिए तैयार रहना होगा। जैसा कि उम्मीद थी, तभी बिल्डिंग 26 के लोग आए और बोले कि या तो खाना दे दो या अपनी जान से हाथ धो लो। जांग यी ने सबको उन पर अटैक करने को कहा और बोला कि जो भी उन्हें मारेगा उसे 5 दिन का खाना मिलेगा। बस ये सुनते ही कि उन्हें 5 दिन का खाना मिलेगा, हर कोई पागल हो गया और बिल्डिंग 26 के गैंग मेंबर्स पर हमला कर दिया। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि कमजोर और डरपोक लोग अचानक से इतने क्रूर कैसे हो गए। सब मिलकर झुंड में आ गए थे। जांग यी और उसकी मंगेतर ने सबको दुश्मनों को हराते और अपनी जीत का जश्न मनाते देखा। जो लोग बचे वे बिल्डिंग 26 की तरफ वापस भाग गए। जो लोग उनकी तरफ घायल थे, जो को पता था कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन उसे पता था कि उसे दवाइयों और खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वह मदद करने से पीछे हट गई, क्योंकि वह जानती थी कि जांग यी इसकी अनुमति नहीं देगा। वो सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें बधाई देता है, खासकर उन्हें जिनके सबसे ज्यादा किल्स थे। उन्हें बोनस मिलता है। ये पहले से तय किया गया था ताकि सभी उसे खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करें। एक एक करके सबने जांग यी का आर्डर माना। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जब एक आदमी जिसे जांग यी ने काम चोरी करते देखा की बारी आई तो उसने उसे बहुत थोड़ा सा सामान दिया। उसने शिकायत की कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ यही मिला। जांग यी ने पूछा कि क्या उसमें शिकायत करने की हिम्मत है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सका और पीछे हट गया। फांग यूचिंग ने जांग यी का हाथ पकड़कर रोते हुए पूछा कि वो अब उससे प्यार क्यों नहीं करता। जांग यी उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि इतने सालों के बाद अब उसे यह याद आ रहा है और कहा कि वो अब जो उसे सगाई कर चुका है, जो कि किसी भी मामले में उससे कहीं बेटर है। एक औरत ने कहा कि फांग यूचिंग सिर्फ पैसे के लिए लड़कों को बेवकूफ बनाती थी। जांग यी ने सहमति जताई और कहा कि वह हमेशा अमीर लड़कों को धोखा देती थी। हाल ही में अपमानित हुए आदमी ने कहा कि उसने उसे कई बार इस्तेमाल किया था। फिर दूसरे आदमी ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वह सर्वनाश से पहले खुद को बेच रही थी तो वे भी फायदा उठा लेते। इतना अपमान झेलने के बाद वह भाग गई। जांग यी के कहने पर 2 लोग उसकी फ्रेंड को भी पकड़कर उसे बाहर कर देते हैं। शुआ ने फांग यूचिंग की जानकारी देने पर बेहतर खाना पाया और अब उसने कसम खाई कि वो मास्टर जांग यी के लिए कुछ भी करेगा। इस शो के बाद जांग यी ने इमारत की सुरक्षा की योजना बनानी शुरू कर दी। अब इमारत में जो लोग लड़ाई नहीं कर सकते उन्हें छोड़कर कुल 47 लोग हैं। जांग यी, जो कीर, अंकल यू और उसकी पार्टनर को छोड़कर लोग 6 से 7 लोगों के ग्रुप्स में बट गए और बारी बारी से 24 आवर्स सीढ़ियों की सुरक्षा करने लगे। जब दुश्मन आएंगे तो उन्हें शोर मचाना था और सबको सतर्क करना था। अंकल यू, जो पूर्व आर्मी वेटरन है, सभी ग्रुप्स को संगठित करेंगे। घर की आरामदायक स्थिति में वापस आकर जांग यी कुछ चेक कर रहा था। जो कीर के पूछने पर कि बाहर का हाल क्या है, वो बताता है कि बाहर बर्फ कई फ्लोर तक जमा है। अगर मौसम सामान्य भी होता है तो भी इसे पिघलने में कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा। कीर रिप्लाई करती है, लेकिन आगे तो ठंड का मौसम है, ऐसे में बर्फ कैसे पिघलेंगे। ये सुनकर जांग यी उसे बताता है कि मौसम या ठंड हमारे लिए कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसने अपने हथियारों को लूट की डिमेंशनल स्टोरेज से निकालते हुए कहा कि अब सर्दियों का समय है और वे कम से कम 1 महीने तक बर्फ पिघलने तक फंसे रहेंगे। इसके अलावा सर्वनाश में सबसे बड़ा खतरा मौसम नहीं बल्कि गैंग्स और लोग हैं। इन हथियार के साथ उसके पास बिना घर से निकले दुश्मनों से लड़ने का मौका है। उसने हथियार के स्कोप के माध्यम से देखा कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैरेज की ओर जा रहे थे। वे निश्चित रूप से उस स्नोमोबाइल के पीछे जा रहे थे, जिसे जांग यी वहीं छोड़ने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में उसे लूट स्टोरेज में रखता है। अंकल यू ने जांग यी को कॉल किया और कहा कि डिफेंस टीम ठीक से संगठित हो गई है और उससे अनुरोध किया कि वो पिछली बार की जो लेमी की बात को गंभीरता से ना ले, वो सिर्फ बकवास करती है। जांग यी ने कहा कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन पूछा कि क्या अंकल कठिन समय में किसी और के बच्चे को पालना चाहते हैं। जांग यी अंकल से बोलता है कि मजबूत मर्द इन समयों में बहुत मूल्यवान होते हैं और वो किसी भी औरत को पा सकते हैं, लेकिन अंकल की असहजता को महसूस कर
जांग यी ने कहा कि जो लेमी भी एक अच्छी औरत है और अगर वो दोनों साथ में रहने की कोशिश करते हैं तो शायद फ्यूचर में दोनों शादी कर ले। अंकल बोलते हैं अभी के झंझटों से निकलने के बाद कभी वो इस बारे में सोचेंगे। जांग यी ने जोहू से कहा कि बच्चों के मामलों में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। उस सुरंग में जिसे बिल्डिंग 26 के लोगों ने खोदा था, बिल्डिंग 26 के कुछ लोग चोरी के इरादे से वापस आए। उनमें से पहला व्यक्ति लगभग पिटाई का शिकार हो गया था। गार्ड ने दुश्मन के हमले की चेतावनी दी और सीढ़ियों पर लड़ाई शुरू हो गई। बिल्डिंग 26 के लोगों को अंदाजा नहीं था कि अब जांग यी की बिल्डिंग इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित हो गई थी और बचने वाले बाहर की ओर भाग लिए। अच्छी जिंदगी का आनंद लेते हुए जांग यी ने दुश्मनों को भागते देखा और कहा कि वास्तव में वह उनमें से कुछ को शूट करने के मूड में था। उसने लूट स्टोरेज से स्नाइपर राइफल निकालकर स्कोप के माध्यम से देखा कि वो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। जांग यी ने भागने वाले एक व्यक्ति को सिर में गोली मारी। अन्य लोगों ने इसे समझा और तेजी से भागने लगे। जांग यी ने सोचा कि यह एहसास शानदार है और उसने इसे और भी ज्यादा एंजॉय करने का फैसला किया। उसकी सभी गोलियां बिल्कुल सटीक थीं, जो सिर को निशाना बना रही थी। 7 गोलियों के बाद बर्फ में 7 लाशें पड़ी थीं। इसके साथ ही उसे विश्वास हो गया कि उसने सभी नेबर्स को एक संदेश भी भेज दिया है। बिल्डिंग 25 का लीडर एक राइफल रखता है और अब उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्हें उसकी बात माननी होगी। अगले दिन जोहू कीर खाना लेकर आई और कहा कि वह अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। साथ ही उसने पूछा कि रात में बालकनी पर जो शोर हुआ था वह क्या था। जांग यी ने बिना कुछ छिपाए कहा कि उसने 7 लोगों को गोली मारकर मार दिया। औरत का रिएक्शन बस इतना था कि उसने कहा, जांग यी तुम अद्भुत हो। जांग यी ने यहां तक पूछा कि क्या उसे यह जानने की जिज्ञासा नहीं थी कि उसने ऐसा क्यों किया। जोहू कीर ने कहा कि यह उसका काम नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह उसके साथ है और बाहर मरने से यह बेहतर है। दूसरे शब्दों में उसे परवाह नहीं कि वह बाहर दूसरों के साथ क्या करता है। जांग यी ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो स्मार्ट है और अनावश्यक जिज्ञासाओं से मुक्त है और उसे यह पसंद है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।